गुड मॉर्निंग सभी को। दो टॉपिक है अपने और दोनों टॉपिक समझने वाले हैं और दोनों ही नए टॉपिक जुड़े हैं। एक टॉपिक में अगर हम बात करें तो बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार पोषित करता है, उनको पोषित करने का मतलब चलाता है। तो विभिन्न योजनाएं हैं और उन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है कि साक्षरता को बढ़ाना। अब हम इन योजनाओं में देखेंगे मुख्य रूप से कि अधिकांश योजनाएं बालिकाओं के लिए है। अब इन बालकों के मन में आता होगा, गुरुजी हमने क्या माड़ा कर दिया। माड़ा करने वाली बात नहीं है। बात ये है प्यारे बच्चों कि 2011 में जो जनगणना हुई, उसके बाद में 2021-22 की जो दशक की योजना थी बाद में हुई, उनमें सभी में देखा गया कि महिला साक्षरता बहुत कम है और अवार्ड दे दिया गया हमें, भारत में हम सबसे कम में हैं। तो इसलिए जो जितनी भी प्लानिंग्स, जितनी भी योजनाएं हैं वो बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। बहुत सारी योजनाएं हैं प्रत्येक क्षेत्र में। अब हमें यहाँ से क्या पता होना चाहिए, योजना का नाम, वह योजना कब लागू हुई और उस योजना में मुख्य रूप से क्या लाभ दिया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम विभिन्न योजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखिए क्या है कि जब ध्यान दिया जाता है ना स्कूल में, हम मिड डे मील की बात करेंगे, रमसा की बात करेंगे, समसा की बात करेंगे, सार्थक प्रोग्राम की बात करेंगे, निपुण प्रोग्राम की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, मतलब सरकार प्रयास कर रही है कि बच्चे का खान पान का भी ध्यान रखा जाए। कहीं दूध पिलाया जा रहा है, कहीं मिड डे मील खिलाया जा रहा है ना। बहुत सारी योजनाएं हैं अलग अलग, है ना। तो हमें पता होना चाहिए। प्रश्न आता है प्यारे बच्चों सीधा, इस योजना का संबंध है, यह योजना शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य नहीं है, इस तरह से प्रश्न आता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, और मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की बात करें तो यहाँ पर अमृत हमारे लिए दूध है। वैसे भी ग्रामीण परिवेश में आप जानते होंगे कि दूध को क्या कहा जाता है, कहा जाता है क्या, अमृत कहा जाता है क्या। तो वही यहाँ पर कहा गया है, दूध को अमृत कहा गया। ध्यान रखें इस बात को। देखो महत्वपूर्ण, लेटेस्ट है, नई है। शुरू कब किया गया इसे, 14 दिसंबर 2024 को, 14 दिसंबर 2024 को लेटेस्ट योजना है हमारे। आजा बेटा जल्दी आजा, है ना। 14 दिसंबर 2024 को इसको शुरू किया गया। और क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आज हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भी कहा गया है ना। तो अलग अलग प्लानिंग्स बनाई गई है, शिक्षा का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। लेकिन वहाँ ये कहा गया जो आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं वो 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन 100 मिलीलीटर दूध पिलाना, सप्ताह में 3 दिन। और भगवान ईश्वर की कृपा से वो काम शुरू करना है मंगलवार से। ऐसे नहीं कि संडे को छुट्टी बना के घर पर आए, आते सोमवार को दूध पिला दो ना, मंगलवार से। मंगलवार फिर एक दिन छोड़ दो, एक दिन छोड़ दो गुरुवार, फिर एक दिन छोड़ दो शनिवार। यानी अब प्रश्न आता है, इस तरह से प्रश्न आता है ना, इस तरह से प्रश्न आता है प्यारे बच्चों कि उन 3 दिनों में शामिल नहीं है। तो अब अपने यहाँ पर अब पीछे घट सी जाएगी, तुम आ गया इना, तुम आगा बच्चे सहेली गई है, एक लेट आई है, फिर सहेली की बात करें। विचार ना कह दूंगा 2 दिन तक सागे रही ऐसी करे, ठीक है नहीं। हाँ उड़ जाए सागे, एक दिन छुट्टी में दिला दूंगा। चलो आ जाओ। तो हम बात करते हैं, 3 दिन दूध पिलाना है। कितना पिलाना है, 100 ml। कितना पिलाना है, 100 ml। और दूध को हमने नाम क्या दे दिया, याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा, रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। तो ये योजना थी जिसको क्या नाम दिया गया, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। फिर हाँ, लड़कियों को क्या कहा जाता है, लाडो। क्या कहा जाता है, लाडो कहा जाता है, लाडो। तो लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत अच्छी योजना है अभी। और भगवान ईश्वर ने चाहा ना, देखो मैं ये नहीं कहता, लेकिन रात को टेलीग्राम चैनल चेक किया था आपने? कितने बजे मैसेज डाला था, कितने बजे, साढ़े हाँ लगभग 11:15 डाला था। आप सोच के देखो उस समय कोई आपके लिए क्या कर रहा था, काम कर। आप सोच लो इस बात को।
फिर रात को 12:15 आपको मैसेज डाला है, PDF डालिए रात को, इसका मतलब कोई 12:15 आपके लिए समझे आप बात को। भगवान ईश्वर ने चाहा ना तो यहाँ से अपने लिए पर्सन आएगा, ठीक है। और एक सीक्वेंस बताया गया, लेटेस्ट डाली गई है, लेटेस्ट योजना। अभी सर ये भी थोड़ा चक्कर होता है, देखो पुरानी योजना है, पुरानी सरकार ने चालू किया, हालांकि इसका मतलब नहीं कि पुरानी योजना से पर्सन नहीं आएगा, पर्सन तो वहाँ से भी आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई। और जो नेक्स्ट बिंदु है ना वो बहुत अच्छा आता है, महिला अधिकारिता निदेशालय, नोडल विभाग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नोडल विभाग, जिसका जिम्मा होता है, जिसका, है ना, ध्यान रखें इस बात का, नोडल विभाग होता है ये, नोडल एजेंसी होती है ये, नोडल संस्था होती है जो इस परियोजना को संचालित करेगी, देख रेख करेगी, जिसके निर्देशन में वो संस्था चलेगी। समझ आई बात? तो ध्यान रखना है महिला अधिकारिता विभाग, क्योंकि लाडो के लिए है तो महिला अधिकारिता विभाग ही चलाएगा, है ना। आगे बढ़ जल्दी। पोषण, राज्य सरकार। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब क्या होता है बताओ? मतलब पैसा किससे मिल रहा है? पैसा किससे मिल रहा है? हाँ, आगाओ तीनों आगाओ, मैं ले रहा हूँ के का डेढ़ है, आगाओ। ऑनलाइन और हूं मैं, मरवा से थे, पीछे पीछे भागा करके समस्या है। पोषण का मतलब समझ आ गया? भी बजट कौन देगा? पोषण का मतलब क्या है? बजट कौन देगा, ध्यान रखें इस बात का, है ना। देखिए बहुत सारी प्लानिंग्स होगी, अभी 2-3 परियोजनाओं में ये बातें समझाना है। जैसे पोषण बता दिया, नोडल बता दिया, नोडल का मतलब जिसके द्वारा संचालित की जाएगी। बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की होंगी, बहुत सारी योजनाएं जो राज्य सरकार की होंगी, बहुत सारी योजनाएं जो दोनों की होगी। तो ये पोषण का मतलब भी होगा, ध्यान रखना। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर, ये बहुत अच्छा योजना है, देखना, बालिका के जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने में 21 वर्ष की आयु तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए ऑनलाइन खाते में आएंगे सीधे। लेकिन देखो अब आप जो लाडो बैठी हो जितनी यहाँ पर, आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। ये लाभ मिलेगा जो 1 अगस्त 2024 के बाद लाडो उत्पन्न हुई है। समझे आप बात को? तो अब आप, लेकिन आपने ध्यान रखना है, आगे बताया जा रहा है भी सरकार हमारे लिए क्या, देखो 7 चरणों में 1 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान लाभार्थी के दे खाते में, लाभार्थी का जो खाता उसमें होगा। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है ना, बाद वालों को मिलेगा, है ना, ध्यान रखना है। अब पर्सन कैसे आना है? लाडो प्रोत्साहन योजना लाडो प्रोत्साहन योजना में लाभार्थी को दी जाने वाली नगद राशि कितनी है? कितनी है? कितने चरणों में? कितनी वर्ष की आयु के बाद? और साथ में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन, ये बात ध्यान रखनी इस बात का, ठीक है। हाँ, तो 5 लाख बालिकाओं को सरकार के द्वारा ये देना का प्लान है। 5 लाख बालिकाओं को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इसकी शर्त है प्यारे बच्चों, जो प्रसूता है ना, जो लड़की की माँ है, वो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। शर्त प्रसूता राजस्थान की। अब ये इतना कुछ लिखने का उद्देश्य ये है प्यारे बच्चों कि प्रश्न आता है, आपको कह दिया जाता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना से संबंधित असत्य कथन है, सुना की बात, तो वहां आपको फिर ये सारी चीजें लिखी होगी। एक चीज ऐसे लिख दिया कि इस योजना के तहत दी जाने वाली नगद राशि 1.5 लाख रुपए होगी, 75,000 होगी, 70,000 होगी, लेकिन अपने ध्यान रखना कितनी है? तो इस तरह से बात ध्यान रखनी, ये सारी बातें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये था। फिर है शैक्षणिक किशोर मेला 24 जनवरी 2000, बहुत लेटेस्ट है ये, तो बहुत ज्यादा लेटेस्ट हो गया, है ना। विज्ञान व गणित, ध्यान रखना, विज्ञान व गणित विषय में रुचि बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय शैक्षणिक किशोरी मेले का आयोजन 24 जनवरी 2024 को किया गया। ये लेटेस्ट है, ध्यान रखें। विज्ञान व गणित विषयों के लिए था ये, विशेष रूप से उनमें रुचि बढ़े, है ना। फिर आता है, अब ये देखिए खूब, अब चालू हो गया निःशुल्क वाला काम। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म 2-2 जोड़ी दी जाती है, 100 रुपये सिलाने के लिए और दिए जाते हैं, है ना। तो है वो अपने कैसे है, प्रारंभ 29 नवंबर 2022, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। 2-2 जोड़ी कपड़े, 1 से 8, 2 सेट यूनिफॉर्म में 200 रुपये सिलाई के लिए और दिए जाते हैं साथ में, ठीक है। बालक बालिकाओं दोनों के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि अंततः हमारे बालकों का भी नंबर आया, ठीक है, अंततः बालकों का भी नंबर आया। तो 2-2 जोड़ी, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो जोड़ी तो 2 ही चाहिए, क्योंकि पहले दिन जाएंगे वो तो दूसरे दिन पिछाड़ में नहीं आएगी, कैसी है, कलर ही चेंज हो जाएगा, तो उसको दो और नई पहन के आओ।
फिर उसका रंग चेंज करके लाओ और दूसरी पहन के जाओ। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। फिर आता है ये, अब ये फिर कुछ परियोजनाएं हैं जो मेरे व्यक्तिगत हिसाब से मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। ऐसी परियोजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना नाम बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया है और नाम कर दिया गया पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बदला है 4 सितंबर 2024। नई सरकार ने आते इसका नाम बदल दिया है ना। तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण ये है 4 सितंबर 2024 को इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। ध्यान रखिए इस बात का, पहले तो ये बात ही है। तो इस नाम में ये आना है। अब इसमें 1 से 8 तक के बच्चों को पाउडर दूध पिलाया जाता है। हालांकि ये पाउडर दूध पिलाया जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों सरकारी काम है, उसमें मानक भी बहुत उच्च रखे जाते हैं, मानक भी बहुत उच्च रखे जाते हैं। ध्यान रखें इस बात का, है ना। अब 1 से 5 वालों को तो 150 ml बहुत है, 150 ml बहुत है, लेकिन जो 6 से 8 तक है उनको कितना पिलाया जाता है? ये पूछा जाता है भी क्या है, कितना पिलाया जाता है, कब से लागू हुआ, नाम कब बदल दिया गया। समझ में आया? तो ये था। इसके बाद में ये बहुत फिर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अपने प्रयास कर रहे हैं भी, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो संभावित है, पूछी जा सकती है। हालांकि अपने लिए सभी संभावित ही है। ये नोट्स मिल जाएंगे बेटा, ये सारे नोट्स मिलेंगे, चिंता मत करो, सारे नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कमाल करते हो, रात को मिल गई थी, अगर किसी ने देखी है तो। हाँ रात ही दे दी थी मैंने। हालांकि उसमें जो रात को दी थी उसमें चेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा चेंज है। तो ये लेटेस्ट पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, निश्चिंत रहे। नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं जो बच्चे, जो भी काफ़ी हैं बच्चे देख रहे हैं जो ऑनलाइन इस क्लास को, तो उनको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अपने ऐप पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो यहाँ ऑफलाइन जितने बच्चे बैठे हैं उनको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके चलो जो पहले वाली वीडियो उसके अंदर तो 32-33 ही है, मैंने तो 50 कर रखे, पूरी चिंता मत करो, आप देख लिया होगा। मैं पहले भी बताया था, लेकिन कुछ बच्चे आए नहीं थे, भी पूरा बढ़िया तैयार करके दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। आईएम शक्ति उड़ान योजना क्या है प्यारे बच्चों? विशेषकर बच्चियों के लिए है कि जैसे प्रकृति का नियम है, प्रत्येक माह, जैसे जो भी माहवारी होती है और होती है, तो वहाँ ग्रामीण अंचल है ना अभी भी, वहाँ उन लोगों को, बच्चियों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इन चीज़ों को ऐसे प्रयोग करें, इन चीज़ों को ऐसे प्रयोग, ग्रामीण क्षेत्र में। तो उनके लिए ये विशेष योजना है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखें इस बात का। अब पहली बात तो नाम बदल दिया गया है, कालीबाई भील, एक बहुत मजबूत लड़की जिसके नाम पे स्कूटी भी दी जाती है, ये आईएम योजना भी बदल दी गई है ना। कहाँ की थी कालीबाई? डूंगरपुर की। कहाँ की थी? और अब उसने अपनी गुरु की रक्षा के लिए, हाँ है ना, गुरु जी का नाम क्या था? सेंगा भाई, पता है ना। तो उनके नाम पे बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे लिए, ध्यान रखें। कालीबाई भील उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, ध्यान रखें इस बात का। 19 दिसंबर 2021 को इसको शुरू किया गया। फिर महिला अधिकारिता विभाग, एक बात और ध्यान रखें आप, देखिए जितनी भी बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें समाज कल्याण विभाग का ध्यान रखा जाता है। समाज कल्याण विभाग संचालित करता है नोडल संस्था के रूप में, नोडल विभाग के रूप में महिला अधिकारिता विभाग करता है, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान करता है। ये बात ध्यान रखें, कुछ नोडल एजेंसीज हैं जिनका ध्यान रखना है, ये वहाँ पर काम करता है। अब ये महिला के लिए, लड़कियों के लिए उनके स्वास्थ्य संबंधी बात थी, तो इसलिए नंबर किसका आ गया? महिला अधिकारिता विभाग का आ गया। उद्देश्य बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। ठीक है, जो ग्रामीण अंचल है उनमें पता नहीं होता कि जैसे महावारी आती है और आती है, तो उसमें कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, किन चीज़ों का कैसे प्रयोग करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है इसके लिए। और इस योजना के तहत 12 सैनिटरी पैक है वो दिए जाते हैं, 12 सैनिटरी पैक दिए जाते हैं, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए प्यारे बच्चों की नाम बदल दिया गया है, कालीबाई भील उड़ान योजना इसका नाम कर दिया गया है। फिर एक बहुत बड़ी समस्या आई थी और उस समस्या का नाम क्या था? कोरोना। लेकिन कोरोना एक बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने बड़ा डटकर मुकाबला किया उसका। बहुत सारे देशों में जिस तरह से एक बहुत बड़ी आपदा बन गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अच्छे प्रयास किए, हालांकि हमने सबने भुगता है उसको, और हमारी आयु में होने वाली एक बहुत महान आपदा थी। हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे टाइम में किसी बीमारी आई, लोग हाथ को मिलाता, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि दूसरा गया है घर ही कौन जानता
है ना। और हमने देखा है कि ऐसी बीमारी हमने देखी है कि जो बीमार हो गया उसको उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था और थैली में पलट पलट के जलाया था, ऐसे हमने देखी है। ये हमारे लिए इतिहास हो गया है कोरोना। लेकिन सरकार ने, प्यारे बच्चों, सरकार ने भी यहाँ पर लोगों को हौसला देने के लिए, लोगों को संबल प्रदान करने के लिए बड़े अच्छे प्रयास किए। महत्वपूर्ण अपने लिए क्या है, देखो, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, क्योंकि हम बाल कल्याणकारी अपनी योजनाओं की बात करें तो कोरोना काल में जो हुई थी उसको मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना महत्वपूर्ण है। देखिए 12 जून 2021, 12 जून 2000 क्या होता है, हुआ भी था, बहुत हुआ था, है ना। भी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो गया, 1 लाख रुपए, ये प्रश्न आया था, ध्यान रखें, 1 लाख रुपए एक मुश्त में दिए जाते हैं। उसमें क्या हुआ था, देखिए सरकार ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया था और विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे आपकी संस्था चाणक्य क्लासेज है, चाणक्य क्लासेज ने भी उसमें घोषणा की थी भी कोरोना काल में यदि किसी भी बच्चे का माँ बाप एक ही एक्सपायर हो गया, अपने दोनों नहीं, अपने बाद भी एक ही एक्सपायर हो गया, तो चाणक्य क्लासेज उसको निःशुल्क कोचिंग करवाएगा। अपने उसमें ये किया था, अपने से यही हो सकता था, देखिए, है ना। लेकिन विभिन्न, ये नहीं चाणक्य क्लासेस, देश में सभी संस्थाओं ने ये काम किया कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। सरकार ने भी किया, सरकार ने कहा कि 1 लाख रुपए नगद देंगे हम। देखिए पैसा सब कुछ तो नहीं होता, पैसा भगवान तो नहीं होता, पर भगवान से कम भी नहीं होता, है ना। तो कहा जाता है, तो उस तरह से 2500 रुपये प्रति माह, 18 बच्चा छोटा है तो जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता 2500 रुपये प्रति माह दिए। ये ध्यान रखना, एक मुश्त प्रति महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। 18 वर्ष आयु पूरा होने पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर 18 साल का हो गया, फिर इकट्ठे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो बिजनेस करना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, जो भी कार्य है उसके लिए। 12वीं शिक्षा आवासीय विद्यालय के माध्यम से दी जाएगी निःशुल्क। आवासीय विद्यालय क्या होता है, रहने का, पढ़ने का हॉस्टल में ही व्यवस्था होती है, सरकार करेगी सारी व्यवस्था। हाँ, आवासीय विद्यालय होता है, हाँ, निःशुल्क, फ्री, बिल्कुल फ्री। हाँ, बोर्डिंग बोल दो, एक ही बात है। बोर्डिंग का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, पर हम यहाँ पर उनको आवासीय विद्यालय बोलते हैं। बहुत है, शारदा आवासीय विद्यालय आएंगे अपने, कस्तूरबा बाई आवासीय विद्यालय आएंगे, खूब है। हाँ, 12 वर्ष की आयु में यदि कोई बालक व्यवसाय करना 12वां वर्ष नहीं, 12वीं के बाद यदि कोई व्यवसाय करना चाहता है तो कितनी सहायता दी जाएगी? हाँ, 5 लाख रुपए की सहायता। तो ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण। 12 जून 2021 को यह योजना चलाएगी, ध्यान रखें। अब ये बहुत अच्छा, ये है पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान, ये बहुत अच्छा अभियान था, पढ़ना लिखना अभियान। 8 फरवरी 2021 को। अब ये फिर वही नोडल एजेंसी कौन है? निदेशालय साक्षरता व सतत शिक्षा की ओर से। निदेशालय साक्षरता व सतत शिक्षा, CCE होता है ना, कंटिन्यूड कम्प्रेहेंसिव, है ना, तो उसके द्वारा चलाया गया। 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को, अब देखो 15 अधिक क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे भारत में समस्याएं इतनी है, इस प्रकार की है जिनका कहीं कोई अंत ही नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बालक स्कूल जा ही नहीं पाते, है ना, बालक स्कूल जा ही नहीं पाते। तो वहाँ क्या है कि 10, 12, 15 साल बाद में बच्चे के सामने समस्या आ जाती है कि या तो पढ़ रही या काम कर। तो फिर अब पढ़ेगा तो तभी जब काम का उसके पास साधन होगा तो वो चयन कर लेता है कि नहीं, मैं तो काम करूँगा। तो ऐसे बच्चों को 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को साक्षर करना। अब महत्वपूर्ण आता है प्यारे बच्चों, पिछले रीट के पेपर के अंदर बच्चे साक्षरता दर याद करके जाते हैं, लेकिन 2020-21 वाले रीट के अंदर, 21-22 वाले रीट के अंदर पूछ लिया गया था कि चलो बताइए फिर साक्षरता किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान रखना, रीट वाले पेपर में आया था ये, साक्षरता किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। आयु है हमारे लिए 7 वर्ष। हाँ, आयु कितनी है? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का यदि कोई बालक किसी भी एक भाषा को पढ़ना और लिखना समझना जानता है तो वो क्या कहलाता है? साक्षर होगा। ध्यान रखें इस बात का। आयु क्या है? ध्यान रखना, 7 वर्ष। 7 वर्ष से अधिक आयु का बालक है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का बालक जो एक भाषा, किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है ना, तो वो साक्षर होगा। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। उद्देश्य राज्य में साक्षरता को बढ़ाना। हाँ, ये अच्छा आ गया क्या? ये नीचे आ गया। साक्षरता देखो क्या होती है, रीट L1 2022 में है ये क्वेश्चन है। 7 वर्ष से अधिक को कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ या लिख सकता है तो वो साक्षर कहलाता है। तो अब प्रश्न देखो, पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान का उद्देश्य बताइए? साक्षरता को बढ़ाना। क्या उद्देश्य होगा? आयु क्या रखी गई? इस योजना की आयु क्या रखी गई?
15 वर्ष। अब यही तो ध्यान रखना है। वो तो साक्षरता की डेफिनेशन बताई मैंने आपको। इस योजना की आयु क्या थी? 15 वर्ष से ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। चलो फिर आता है बाल वाटिका योजना। ये बहुत बहुत अच्छा है। देखिए क्या है कि एनईपी तो जाना, एनईपी 2020 अब आज हम करेंगे टॉपिक जिसकी बात करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान किया गया है कि जैसे हम एजुकेशन सिस्टम का भी पढ़ेंगे, उसने पूरे 18 साल आयु तक और 15 साल का पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दिया है। तो कहने का मतलब ये था कि वहाँ ये सुझाव दिए कि भी अगर बालक कोई 2-3-4 साल का है तो उसको इतना कुशल बनाओ कि वो पहली दूसरी कक्षा के बच्चे के बराबर हो। तो देखिए क्या है बालिका वाटिका। बालिका वाटिका क्या है? लगभग 1 साल में बालिका वाटिका बनाई गई। इसलिए ऐसा अब देखो आयु 4 से स्कूल गया कि नहीं गया? स्कूल में जाने की आयु 6। आप टाइम होती 5 है, अब 6 है। कितनी है? 6। ध्यान रखना आप टाइम ही मोटा हो जाता तो है। हाँ खानो पीनो ठीक मिलतो। 1000 टिंगरिया उड़ जे मारे। हाँ भाई बैठिए मारे नहीं तो अब ने 500 के है तो 6 तक तो शरीर कौन समय को याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। स्कूल में प्रवेश की आयु हाँ पहलवान देख मारा बैठे थे मार भाणजी देख किसी है सागा पढ़न आवे भी नहीं क्या आज तू आ जाए नानो से पिलो बिन तू मेरे साथ आ जा तू तो आए कर। चलो आ जाओ, ज़्यादा नहीं ऑनलाइन और चल रहे हैं पढ़े। चलो समझ आ गई बात। ऐसा बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गया हो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें पढ़ाकर कक्षा 1 के स्तर तक लेके आना होता है। इंपॉर्टेंट आयु 4 से 6। संख्या कितनी? 1000 नंबर। बाल वाटिका समझ में आ गया क्या था? बाल वाटिका समझ आया? चलो हाँ खूब खुले अंग्रेजी स्कूल, खूब खुले। ये भी कहा गया एनईपी में, खुले भी हैं और अब बंद भी हो गए है ना, बंद भी हो गए, हो रहे हैं, हो जाएंगे है। लेकिन अब अगर सरकार जिनको बंद कर रही है उस पर प्रश्न भी आएगा कि नहीं आएगा? था सिरा से हाँ अब ये बात है, सीधी बात। हालांकि आने को दे सकता है प्रश्न, कहीं को दिक्कत नहीं है, पर ये समझना है हमें इस चीज को, ठीक है। चलो फिर भी 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आरबीएसई पैटर्न पर होंगे। मैंने इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कहा लिख दें बच्चों को पता चल जाए भी क्या है, ठीक है। आजो नो बैग नो टेंशन 15 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया। पूरे दिन बच्चों को देखिए क्या होता था। हमारे वाले टाइम में तो बहुत ही तगड़ा काम होता था, आप वाले में भी होता ही होगा कि खूब सारी किताबें होती थी, मोटा सारा बैग होता था, बच्चा परेशान रहता था। बच्चे को एक दिन दे दिया कि उस दिन स्कूल बैग लेकर, दिन क्या है वो? शनिवार। क्या है? तो ध्यान रखें इस बात का। 1 से 12 सभी बच्चों को शनिवार को बिना बैग के आना, शनिवार को कोई बैग नहीं होगा है। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। फिर आता है जी अब आज थोड़ी दान दून की बात कर लेते हैं भी। सरकारी स्कूलों में कभी स्कूल छोड़ने के बाद में गए हो क्या? उन स्कूलों में गए हो तो वहाँ पर एक पेटी लगी होती है, पेटी लगी होती है ना, और उस पर लिखा होता है अक्षय पेटिका योजना है। अगर आप कोई सरकारी स्कूल में जाके दान दून देना चाहते हो धीरे से है तो उस पेटिका में डाल दो। दान देने के लिए इस योजना में पेटी में नगद राशि डाल दी जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि बाज़ार में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, जैसे मैं ही हूँ, मेरा ही उदाहरण दे दूँ मैं तो उदाहरण तो जाते हैं तो कई बार सब्जी वाले को देने के लिए 15 रुपये नहीं होते, लेकिन वो पैसे कहाँ होते हैं? फ़ोन में। कहाँ होते हैं? मोबाइल में पैसे होते हैं। तो अब सरकारी स्कूल में चला गया, इसने दे दिए 50 रुपये मेरे पास, मैं पेटी में डालूँ, अगर मेरे का तो नगद है ही को नहीं कि तो का ऑनलाइन है कि कोई नहीं, ऑनलाइन ही दे दे। सरकार ने कहा ऑनलाइन दे, तो इसके लिए देखो क्या ज्ञान संकल्प पोर्टल योजना बना दी 5 अगस्त 2017 को। हाँ तो वहाँ स्कूल में भी स्कैनर लगा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है भी। अगर आप पोर्टल पर जाना चाहो ऑनलाइन ढूंढ के ज्ञान है ना, ज्ञान संकल्प पोर्टल ढूंढ लो, उस पर आपको स्कैनर मिल जाएगा और जितनी तेरी श्रद्धा है उतने ऑनलाइन और कर दे सरकार को। बिल्कुल मिला के भी दान देने की मन में है तो रखा मत करो भी। नगद है नगद दे दो और ऑनलाइन है तो पोर्टल कौन सा है प्यारे बच्चों? ज्ञान संकल्प पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल। समझ आ गई बात? अक्षय पेटिका हाँ सरकारी स्कूल में एक पेटी लगी होती है जिस पर लिखा होता है अक्षय पेटिका। ओके चलो आ जाओ रमसा आ गया जी। रमसा 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्यारे बच्चों, एक तो रमसा है और एक क्या है? समसा है। रमसा और
समसा है। देखो रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पूरा नाम है इसका। हिंदी का है ना, वही अल्फाबेट्स लिए गए, वहाँ ध्यान रखें इस बात का, रमसा समसा है ना। 2009 इंपॉर्टेंट है, पहले बच्चों ध्यान रखना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, रमसा समसा दोनों ध्यान रखना। 2009 में शुरू किया गया रमसा। कक्षा 9 से 12 के विद्यालयों के लिए है। इस अभियान के दौरान क्या कि अब कभी स्कूल वगैरह में, सरकारी स्कूलों में अगर आप पढ़े हो तो गांव के स्कूलों में देखा तो वहाँ लिखा होता है रमसा के तहत निर्मित भवन, इस तरह लिखा होता है। पहला काम होता है सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग बनाना, फिर विद्यार्थियों का प्रवेश क्रमांक बढ़ाना, और फिर विद्यार्थियों को आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करना। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो हम अक्सर देखते हैं, वो क्या देखते हैं, भवन निर्माण देखते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, रमसा कार्य करता है विद्यार्थी के प्रवेश क्रमांक को विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाए। 9 से 12 की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, शारदा आवासीय विद्यालय। शारदा आवासीय विद्यालय है, वो किसके द्वारा संचालित है, बोलो, रमसा के द्वारा। रमसा के द्वारा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए कौन से आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, हाँ, शारदा आवासीय विद्यालय। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, 186 अपने राजस्थान में कितने, 186। समझ में आ गई बात। सबसे पहले हमने बता दिया 2009 में शुरुआत हुई, 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए, और भवन निर्माण भी किया जाता है, फिर प्रवेश क्रमांक भी बढ़ाया जाता है, बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेके आओ ज़्यादा से ज़्यादा है। फिर विद्यार्थियों को आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करो। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, रमसा ने 9 से 12 तक की बालिकाओं, लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए, और उन आवासीय विद्यालयों का नाम क्या रखा, शारदा आवासीय विद्यालय। प्यारे बच्चों ध्यान रखें इस बात का, समझ में आ गई बात। पूछा जा सकता है रमसा ने कौन से आवासीय विद्यालय बनाए, शारदा आवासीय विद्यालय किसने बनाए, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये था। अब आ गया समग्र शिक्षा अभियान समसा। समग्र शिक्षा अभियान, देखो रमसा क्या था, रमसा क्या था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिर समग्र शिक्षा अभियान क्या था, समसा था, ध्यान रखें। अब यहां पर थोड़ी सी देखने वाली बात है कि रमसा समसा का अलग से आएगा। ये क्या किया गया कि एसएसए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सर्व शिक्षा अभियान। क्या है, सर्व शिक्षा अभियान है, ध्यान रखें इस बात का। सर्व शिक्षा अभियान में रमसा अभियान को मिलाकर सरकार द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, 2020-21 में 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के विकास पर बल दिया गया, सभी विद्यालयों के विकास पर बल दिया जाएगा, ध्यान रखें इस बात का। समसा में 2 कौन सी संस्थाएं, एसएसए और रमसा। समझ आई कि नहीं बात, पहले ये बताओ, ठीक है। वर्तमान में 6 से 12, हाँ ये लो, वर्तमान में 6 से 12 की बालिकाओं के लिए ये यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, और वो कितने खोले गए हैं। अब देखो रमसा ने क्या खोले, रमसा ने क्या खोले, और समसा ने क्या खोले, समसा ने क्या खोले, कस्तूरबा गांधी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ आ गई बात। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, दोनों अलग अलग है। ये लो जी, अब है जी मीना राजू मंच, मीना राजू मंच। अब बच्चियों को क्या होता है, लड़कियों को क्या होता है, एक ऐसे मंच की ज़रूरत होती है, और विशेषकर एक ऐसी अध्यापिका हो जो उनसे एज ए फ्रेंड बात करे, ट्रीट करे, है ना। अब कोई टीचर ऐसा होता है बहुत ही हार्ड होता है अध्यापिका है, और उससे तो वैसे बात ही नहीं कर सकते, लेकिन एक अध्यापिका जस्ट ए फ्रेंड बच्चों के बीच में रहती है, उनसे इजीली कोई दिक्कत है तो उनको बता सकती है ना। तो ऐसा एक मंच तैयार किया गया जिसका नाम क्या है, मीना राजू मंच। 2011-12 में। अरे ये बाल कल्याणकारी योजना देखने के बाद में तो ऐसा लगता है कि जैसे सरकार अपने को कुछ करना ही नहीं, सारा काम ही कौन करेगी, सरकार ही करेगी। तो ये आपको बताने का ये उद्देश्य है कि आप सब अध्यापक बनने के लिए प्रयासरत हो, अध्यापक बन जाओ तो आप इन समस्त योजनाओं से वो विद्यार्थियों को लाभान्वित करो। मुख्य उद्देश्य ये है, पहले तो ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो स्थापना 2011-12 में की गई, इतने 19,451 इस प्रकार के मंच तैयार किए गए। 6 से 8 तक की बालिकाओं का समूह है, इसमें से एक शिक्षिका प्रभारी होगी जो बालिकाओं के साथ मित्रवत व्यवहार करेगी। इस मंच का मुख्य कार्य क्या होगा, देखो, बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करना, समाज में इस तरह का कोई करंट इवेंट्स चल रहा है, इस प्रकार का कोई मुद्दा चल रहा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना।
बालिका के अभिभावक, अध्यापकों नहीं, अभिभावकों को समझाना, अभिभावकों को समझाना है। कई बार क्या होता है, घरों में विभिन्न प्रकार की बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है ना। मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आती रहती है इस प्रकार की। कोई बच्चा आकर बताता है, बच्ची आकर, जैसे मैडम बैठती है आपकी, कोमल मैडम बैठती है, खैर 7-8 दिन पहले की बात है, तो मैडम मेरे वहाँ कहती थी बा बच्ची थारूँ, तो मैंने बताई बाद में बताओ कैसी घर का क्या कौन पढ़ना गरीब ब्याह करांगा। और वो बच्ची रियल में मुझे पता था मेरी इंटेलिजेंट बच्ची है वो, है। तो फिर कहूँगा अपने क्या कर सकते हैं, कह नहीं, वो कहती है कि सर की मान लेंगे। यार कि मेरा सौभाग्य रहता है कि अगर सर कह देना घर पर, दौलीपाड़ से है वो बच्ची, तो सर की मान लेंगे। तो फिर मैंने कहा भी चलो अपने कह देते हैं, और भगवान ईश्वर ने मेरी रखी, बढ़िया रखी। तो मैंने उनके पिताजी को कहा, फिर पिताजी वही बात कहते, मैंने कहा नहीं जी ये जिम्मेदारी तो है मेरी, हालांकि रिस्क बहुत बड़ी है प्यारे बच्चों को, बहुत बड़ी है। मैंने कहा लेकिन एक बात है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, जैसे कोई बच्चे मेरे पास, मैं कहता हूँ टाबर आता है ठाबर दे भी पढ़ना है, क्या करना है। मैंने कहा पढ़ने में इंटेलिजेंट है और अच्छी बच्ची है, तो थे इसके कहने पर एक मौका दे दो, कह चलो ठीक है। तो अब वो बच्ची पढ़ रही है। तो इस तरह का मंच है ना बच्चों को, अभिभावक अगर कोई समस्या आती है। अच्छा फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, कई बार कि अगर एक बच्चे को और विशेषकर बच्ची को मित्रवत व्यवहार मिले तो बहुत सारी समस्याएं आती है जो उसको समाज में देखनी पड़ती है, तो उनसे शेयर कर सकता है। अभिभावकों से बातें करने का काम है, ये मीना मंच है वो बात करता है। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति क्या करना, जागरूक। ये सारे काम प्यारे बच्चों किसके हैं, हाँ मीना राजू मंच के हैं, ध्यान रखें इस बात का। आज से पहले आपने सुना ही नहीं होगा, कभी नहीं सुना ना। हाँ अब आप ये भी कहो गुरुजी मान तो ठाई को नहीं, तो हमारा तो मंच इशू है भाई। कब खुला है ये, हाँ तो 2011 में तो पढ़ के आई हो, पढ़ के कौन आई, लेकिन पता नहीं था हमें। बस ये दिक्कत अब आप जिनको पढ़ाओगे ना, आप जिनको पढ़ाओगे जाके उनको ना ये दिक्कत, इसलिए कहा जा रहा है। चलो हाँ जी, गार्गी मंच, फिर एक मंच और आ गया, कौन सा 2008 में शुरू हुआ। गार्गी पुरस्कार तो सुना ही होगा सभी ने, गार्गी पुरस्कार प्रयास भी किया था क्या, मिला भी है क्या आप में से किसी को, मिला है, वेरी गुड। तू तो क्या बोला, तेरी फ्रेंड ने मिल गई, एक ही बात है, मिला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी आपको मिला है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, है ना। तो गार्गी मंच है 2008 में शुरू, 9 से 12 की बालिकाओं के लिए। इस समूह एक शिक्षिका सदस्य होगी जो बालिकाओं के साथ क्या करेगी, मित्रवत, वही काम है। ध्यान, बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करना, अभिभावकों को समझाना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना। 2 मंच हो गए, एक तो कौन सा हो गया मीना राजू मंच, और एक कौन सा हो गया, हाँ मीना राजू मंच है, वो कब आया 2011-12 में, ये कब आया 2008 में। ये लो अपनी बेटी योजना 2005। अपनी बेटी का मतलब होगा कि कई बार क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है कि कोई बच्ची होती है, माता पिता में से दोनों में से किसी एक का देहांत हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार कहती है कि ये बच्ची अपनी है, तो इसके लिए विशेष योजना चलाएगी। बीपीएल वर्ग में, अभी देखो कब चलाएगी, और बीपीएल वर्ग है ना, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, उनके लिए विशेष योजना थी। 1 से 8 तक 2100 रुपये मिलते हैं, 9 से 12 को कितने रुपये मिलते हैं, प्रति वर्ष मिलते हैं, 1 साल में एक बार मिलते हैं। हालांकि समस्त योजनाओं को देखें तो बच्चे को दूर करना ही नहीं है, इतनी प्लानिंग्स है, इतनी योजनाएं हैं सरकार की, है ना। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 से 12 में 2500 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं, और कक्षा 1 से 8 में कितने रुपए मिलते हैं, 2100 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। लो जी, ट्रांसफर वाउचर योजना। अब ये क्या है पहले समझो, ट्रांसफर वाउचर बच्चों को समझ नहीं आता। देखिए क्या है कि सरकार बहुत प्लानिंग्स करती है। सबसे पहले तो देखो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि स्कूल है ना, स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो ही नहीं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, अपने वाले वर्ग, अब वाले बच्चों ने थोड़ी देखा है कि डाणियों के बच्चे 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के आते थे स्कूल में, दूर दराज के क्षेत्र के। अब थार लगा मैं, आप वाले गाँव में भी समस्या ही है ना। तो क्या, हाँ, क्योंकि मेरे जितने भी सहपाठी थे सारे आपके गांव से बहुत थे, हैं। तो कहने का मतलब ये था कि आपका गांव हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर है, शायद 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर चल के आते थे। मतलब आपने सारा पढ़ते सागे टाबर, तो कहने का मतलब 4-5 किलोमीटर चल के आना, वो दूरी घटा दी। लेकिन फिर भी एक प्लानिंग और शुरू की गई, पैदल ना आओ, रिक्शा लाओ, टेम्पू लगाओ, वीसा सरकार का वीसा मैं देंगा, पैसे हम देंगे, तो वो वाउचर होता है। समझ आ गई बात,
भी ट्रांसपोर्ट के लिए, आने जाने के लिए पैसा देना। कितना? 10 रुपए, 15 रुपए, कैसे? आ जाओ। ये RTE 2009 में सुझाव दिया गया था। RTE 2, RT जानते हो, 2009 पढ़ा था आपने, तो वहां यही कहा गया प्यारे बच्चों की भी बच्चे को ट्रांसपोर्ट पहली बात तो करना पड़े तो पैसे दो। अगर पैसे मिलेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ना। तो RT 2009 में सुझाव दिया गया। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर में 10 रुपए प्रतिदिन। छुट्टी वाले दिन नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। हाँ, छुट्टी वाले दिन नहीं मिलेंगे। कई कैलकुलेशन करें अगले महीना का कितना हो गया, तो छुट्टी वाले दिन नहीं मिलेंगे, ठीक है। कक्षा 6 से 8 कितने रुपए? ये भी छुट्टी वाले दिन है, नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। समझ आ गई बात? तो ये ट्रांसफर वाउचर योजना समझ में आई कि नहीं? 2017-18 में शुरू हुई थी। 2017-18 का प्लानिंग से ही, ध्यान रखना इस बात का। ये देखिए बहुत अच्छा कार्य है निपुरण, एक योजना का नाम है निपुरण, योजना का नाम है, बहुत अच्छी योजना है प्यारे बच्चों। जुलाई 2000 और इम्पोर्टेंट और कर देना, इम्पोर्टेंट हो रहा है, जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को शुरू की गई। अब क्या है इसमें काम किया जाता है? FLN पर, बुनियादी साक्षरता व शिक्षा। बुनियादी मतलब प्रारंभिक, थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव तो आना चाहिए, व्यक्ति को छोटा मोटा जोड़ घटाव आना चाहिए ना, छोटे बच्चे को। बुनियादी शिक्षा समझ में आ गई, प्रारंभिक शिक्षा। FLN और पूरा नाम इसका इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी क्या होता है? संख्या का ज्ञान। लिटरेसी फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए ना। बुनियादी शिक्षा पर बात करें, बुनियादी शिक्षा किसकी देन है? किसकी है? गांधी जी की। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना है ना, गांधी जी ने कहा था भी बुनियादी शिक्षा है वो देश को आगे बढ़ाएगी। यदि एक बच्चे को थोड़ी बहुत शिक्षा साक्षरता आती है तो वो कम से कम किसी से मार नहीं खाएगा, है ना। तो वापस आते हैं अपने, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, 3 से 8 वर्ष के बालकों को FLN करवाना। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बता दो, समझ आ गई बात? कितनी आयु कितनी? आयु कितनी? और क्या करवाना? FLN, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी। ओके, तो प्यारे बच्चों ये था। अब आ जाओ जी, अब जमाना आ गया जी, हाँ, मल्टीमीडिया का जमाना। किसका आ गया? मल्टीमीडिया का, है ना। मैं बहुत बार कहता हूँ प्यारे बच्चों की, जैसे हम पढ़ के आए हैं, आप भी, अब हालांकि अब आप ठीक में हो, जिसने प्रारंभ में जिसकी उम्र ठीक है उसने हो सकता है कम देखा हो, लेकिन अब वाले बच्चों को तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कमाल करते हो। अब मेरे जैसे कितने व्यक्ति है वो तैयार खड़े रहते हैं, क्लिक करने की ज़रूरत है, नॉन स्टॉप और बोलते हैं, अगर बैटरी ठीक है मोबाइल की तो बोलते हैं ना। तो प्यारे बच्चों सरकार भी इसमें पीछे नहीं है, और सरकार भी खूब प्रकार के रेडियो कार्यक्रम चलाती है, टीवी कार्यक्रम चलाती है, खूब चलाती है। ऐसा ही एक हमारा कार्यक्रम है, उसका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ, 13 अप्रैल 2000। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, कुछ योजना है जिनको संभावना ज़्यादा रहती है, उनमें से एक स्माइल कार्यक्रम है। 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। कोरोना काल के दौरान बालकों को विद्यालय से जोड़े रखने के लिए मोबाइल के माध्यम से, ये लो इम्पोर्टेंट है, होमवर्क देना, और वो कब देना? शनिवार को देना। होमवर्क देना और कब देना? कोरोना काल में खूब दिया गया था, ध्यान रखें इस बात का। ऑनलाइन, क्योंकि उस समय ऑनलाइन का महत्व तभी जाना था लोगों ने, है ना। ऑनलाइन के बारे में तभी सामने आया, तभी क्या महत्व है इसका। तो शनिवार को घर घर भेजा जाता था। सुबह 9 बजते मोबाइल में घंटी और बजती थी स्कूल वाली। 9 बजे ना, 9 बजते ही किसी का मोबाइल चालू है तो बजेगी, ऑफ स्विच ऑफ में थोड़ी बजेगी, है। तो स्कूल की घंटी बजे बाकायदा, 9 बजे घंटी बजाओ, शनिवार को होमवर्क दो। अब उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, जैसे हवा महल कार्यक्रम था, 2 मई 2020 से चलाया गया। शनिवार को मोबाइल पर जो घर घर भेजना था ना, उसको क्या कहा गया? अभी महत्वपूर्ण है तेरे लिए, ध्यान रखना, हवा महल कार्यक्रम कहा गया उसे। क्या कहा गया? हाँ, 2 मई 2020 को शुरू किया गया, ध्यान रखें। फिर शिक्षा वाणी, रेडियो पर बालकों को शिक्षा देना, उसका रेडियो पर शिक्षा देना, उसका नाम क्या था? ये इसी स्माइल के प्रोग्राम थे सारे के सारे, ध्यान रखें। और फिर शिक्षा दर्शन, DD1 देखा, दूरदर्शन, हाँ, दूरदर्शन पर, DD1 पर, है ना।
हमने तो महाभारत चंद्रकांता वो खूब देखे हैं, पर हाँ पर DD1 पर है वो टीवी के माध्यम से बालकों को शिक्षा देना। ये इसका नाम क्या था? शिक्षा दर्शन। नाम क्या था? शिक्षा वाणी। क्या नाम था? सारे किस कार्यक्रम में? स्माइल कार्यक्रम में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये था। ये बहुत अच्छे हैं प्यारे बच्चों। स्वामी विवेकानंद मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय 2016 में शुरू हुए। 2016 में सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी ये, जिसमें कहा गया कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी चलाता है ना तो उसको मॉडल दिया जाए भी ऐसा होना चाहिए तेरा प्राइवेट स्कूल। अगर तो सरकारी स्कूल है तो ऐसा सरकारी स्कूल बनाया, या मॉडल स्कूल के रूप में बनाया गया। स्वामी विवेकानंद मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय 2016 में शुरू हुए प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। कब शुरू हुए थे? 2016 में शुरू। किसके द्वारा? अभी मैंने तो समझाया था, याद करो, बताया था ना। विपोषण किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा होता है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है ना। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा थे, ध्यान रखें इस बात को, ध्यान रखें 2016 में। ठीक है, CBSE पैटर्न होगा। कैसा पैटर्न होगा? देखो पैटर्न दो होते हैं, RBSE और CBSE, दो पैटर्न होते हैं ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी होता है अपना है, लेकिन अब पर्सन बना दिया आपके लिए। स्वामी विवेकानंद मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय किस पैटर्न को फॉलो करते हैं? और कक्षा 6 से हाँ, बालिकाओं के लिए कितना आरक्षण? हाँ 55%, फिर आगे है ना। और स्कूलों की संख्या कितनी थी? 134 प्यारे बच्चों, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, केंद्र सरकार की प्रत्येक राज्य, अभी राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है। अपनी योजना तो केंद्र सरकार की है, पर ये राजस्थान में है, जो ये संख्या बताई गई है सारी। ठीक, हाँ राजस्थान में। ठीक है, देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन। सबसे पहले ये स्कूटी दी जाती है आजकल, है ना, पापा की परी को। हाँ स्कूटी दी जाती है ना, पापा की परी को स्कूटी दी जाती है? तो सबसे पहले योजना है वो देवनारायण जी कौन थे वैसे? लोक देवता थे। किस समाज से संबंधित? गुर्जर समाज से। किस समाज से? और यहाँ ध्यान रखना इस बात को, अति पिछड़ा वर्ग, ब्लाग, रायका, रेबारी, गाडिया, लोहार, बंजारा, गुर्जर, लाबादिया, ये कुछ जातियां हैं, अति पिछड़ा वर्ग में आती है। इनके लिए योजना है, ध्यान रखें इस बात को। समझ आ गई बात? इनके लिए योजना थी। कक्षा RBSE और है कितने प्रतिशत? 50%। अगर स्नातक स्तर में नियमित अध्ययन कर रही हो तो BA में कितने रुपए मिलेंगे और MA में कितने मिलेंगे? ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, स्कूटी वितरण योजना फिर आ गई। स्कूटी वितरण योजना 2013-14 में। देवनारायण जी अति पिछड़ा वर्ग के लिए, ध्यान रखें इस बात का। SC ST बालिकाओं के लिए जिनके अभिभावक आयकरदाता, ये तो पहली शर्त है, आयकरदाता नहीं हो, इनकम टैक्स है वो नहीं लगना चाहिए उनको, है ना, आयकरदाता नहीं हो। कक्षा 10 से 12 में कितने प्रतिशत अंक लाने पर? हाँ 75% अंक लाने पर। ध्यान रखें 2013-14 में थी। लेकिन जो जहाँ संभावित है ना, सर्वाधिक संभावित है, वो है ये, और नाम क्या है? कालीबाई भील। कालीबाई भील नाम है, लेकिन नाम परिवर्तित करके इसका क्या कर दिया गया? मेधावी छात्रा स्कूटी परियोजना नाम बदल दिया गया है। और ये अब देखो शुरू कब हुई थी, लेकिन ये नाम कब बदल दिया गया है? मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कर दिया गया। ध्यान रखें इस बात का। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार इसके तहत 30,000 स्कूटियां देती है। 30,000 स्कूटियां देती है राजस्थान सरकार है, 30,000 स्कूटियां देती है राज्य सरकार के द्वारा। 30,000 स्कूटियों में राजस्थान बोर्ड में CBSE बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBSE और CBSE का अनुपात रहता है 75:25। क्या रहता है? कुल देनी कितनी है? 30 में से 75% कौन से बोर्ड को देनी है? RBSE। कौन से को? और 25% है। अब RBSE को 30,000 का 75%, 22,700 कितनी होगी? 22,500 कितनी होगी? और CBSE को कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान से सुन लो। इस योजना में कुल कितनी स्कूटियां? कुल कितनी स्कूटियां? 30,000 में से 75% किसको मिलेंगी? RBSE बोर्ड को। तो कितनी होगी? 22,500। 22,000 है 500। 30,000 का 25% किसको मिलेगी? CBSE को। तो कितनी होगी? 7500। कितनी होगी? ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, अब नंबर लेके आने कितने जरूरी है? RBSE में तो 65% और CBSE में
हाँ CBSE में 90-80-90 वैसे ही बना जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा रखा गया, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। जोर तो अब तो खैर नंबर वैसे आ जाते हैं। हमारे वाले टाइम में तो अगर किसी के 60% आ गए तो वो तो गांव का बनड़ा होता था, अगर छोरी है तो बनड़ी। सही बात है। तो हो अब तो नंबर आए बड़े, पता को नहीं केक रहा है टावर केक रहा है, एग्जामिनर केक रहा है, पता को नहीं है। आजकल तो क्या, अगर किसी बच्चे से पूछ लें भी नंबर, तो कहते हैं बच्चा डरने लग गए, अगर 70-75 आ जाएंगे तो टावर दूर जाके गए 70% आए जी, और मार लें तो जो कोई 70% बोल दें तो हाहाकार मच जाओ तो है। सही बात है, सही बात है। आजकल तो कोई बताता ही तभी है जब 90% से ऊपर नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब 10वीं में बच्चे इतना बेटा पढ़ रहा है, हे भगवान। मैंने कहा क्या मतलब मेरे को नहीं लगता था वो जिंदगी में सीरियस होकर पढ़ा है वो, लेकिन अब है वो। मैंने कहा कैसे, कि दीदी की 90+ आया, अगर मेरे नहीं आए तो दीदी तो मेरे को मार ही डालेगी। ले मतलब खौफ है, आतंक है किसका, 90%, दीदी का नहीं का आतंक है, दीदी का नहीं 90% का आतंक है। किसका, का दीदी का नहीं है, किसका है, 90% का आतंक है ये। तो अब तो पैटर्न में आए पड़े हैं, चलो आ जाओ। खौफ किसका है, कि दीदी का है। चलो CBSE बोर्ड पैटर्न में कितने नंबर, हाँ कौन सी कक्षा में, और RBC में कितने। योजना का नाम बता दो, कहीं वो नाम भूल जाओ। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब शुरू हुई, नाम कब बदला गया, 2019 में, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है प्यारे बच्चों। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, थोड़ा इसमें समझना है। केंद्र में शुरू हुई 2010-11 में, केंद्र में शुरू कब हुई, राज्य में शुरू कब हुई, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। केंद्र ने कब शुरू किया, 2010-11 में। लेकिन हाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग लैंड लाग रही है, गुड मॉर्निंग, अब गुड मॉर्निंग होएगी। चलो हाँ, अभी एक तो ये समझ, अब पता नहीं वही बात है कि आपदा अवसर बन जाती है, अवसर आपदा बन जाती है। अब पता तो ले बच्चे को, ले देखो ऑनलाइन बैठे सारे हैं, बच्चों के दिन ऑनलाइन मिलेगा, सारा बैठे आनंद ले। पर यहाँ जैसे आनंद नहीं आ रहे, चिंता मत करो, यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं आनंद में। चलो आ जाओ, कुल मिला के जी समझ में आना चाहिए, ग्रामीण भाषा में बात करनी, बाबू को रहना चाहिए कि यहीं आवे, समझ में आना चाहिए। और देख लेना आप यहीं हो, कम से कम 2 से 3% मिलने हैं यहाँ से आपको, 2 से 3% बहुत होते हैं इस गेम में, तो ध्यान रखें इस बात को। भगवान ने चाहा तो इससे बाहर मैटर ही नहीं आना आपने, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी केंद्र सरकार ने कब शुरू किया, लेकिन याद रखना राजस्थान में कब शुरू हुआ। प्रश्न पेपर में आने की संभावना 2010-11 के 19 से, समझ गए, क्योंकि पेपर राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। उद्देश्य राजस्थान में महिला साक्षरता को बढ़ाना था। नोडल ये राजस्थान शिक्षा विभाग की स्वायत्त योजना है, स्वतंत्र योजना, उसकी ध्यान रखिए इस बात का। राजस्थान सरकार की स्थायी निवासी बालिका होगी, पहली बात ये राजस्थान सरकार की। ये जो हरियाणा से आए बैठे हैं इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा राजस्थान की निवासी हो तो इसका मुंह बिल्कुल लटक जाता है एकदम ही, है ना। चलो तो कौन देर को यहाँ से सर्विस लगा के भेज देंगे, फिर तुम धीरे धीरे यहाँ की नागरिकता ले लेना, है ना। 8 वर्ग की ऐसी बालिकाएं प्यारे बच्चों जिन्होंने जिले में प्रथम स्थान, अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट तेरे लिए कितनी कैटेगरीज है, कुल 8। कितनी कैटेगरीज है, 8 कैटेगरीज। डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, 8 कैटेगरीज में क्या हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो। सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, निःशक्त। कितनी कैटेगरीज है, 8 कैटेगरीज में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, समझाई बात। कक्षा 8 में कितने मिलेंगे, बंटी निकाल के बहुत रुपए देती है सरकार। मेरे को तो रात से बड़ी ऐसी हुई बड़ी टेंशन हुई पड़ी है, मैंने कहा कमाल ही होगी, पता नहीं था इतने पैसे देती है सरकार, आपको ही नहीं पता था किसी को। टॉप आए थे क्या, टॉप आए थे, ला बता। नहीं इसने न्यूज़पेपर ताज़ा ही पढ़ा है। तुम जिंदगी मतलब टेंशन मारी है, तनाव मारी है, जे स्कूटी दे दी तो तेल और पूछा गुरु जी ने, है। अब अपने टापरा की बात करो। चलो
आप तो मिलेगी जिसकी मिलनी है। गुरु जी कह दी कार दी स्कूटर दियो, तू बता मने झूठ ना बोली, मैं पता कर लूँ ना, भी पूछ लूँ करे। अब आप बहुत होशियार नहीं सदा यही है। आ कह भी मैं कह दूँ की कौन दियो, फिर भाई जी तो घरे पुगा दे बात भी रचना तिया की मन तो की कौन दियो। कोई नहीं राजेश से मिलने दे, फिर आज ही बात करूँ मैं। कोई एफडी उफडी दिए भी बता दे, चल फिर ठीक है करम बात। कक्षा 8 में कितने मिलेंगे? डिस्ट्रिक्ट टॉपर। बात होगी समझ में आ गई ना। डिस्ट्रिक्ट टॉपर कितनी कैटेगरी? कक्षा 10 में, 12 में प्लस तेल भी देते हैं, प्लस तेल भी मिलता है। ठीक है, मिलता है बिल्कुल। ठीक है। प्रत्येक जिले में कितनी बालिकाएं होंगी? प्रत्येक जिले में कितनी होंगी? ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, एक नंबर पे 2 आ जाती है बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ से, फिर ऐसे थोड़ी भी एक को देंगे, एक को नहीं, लॉटरी लिखाओ, ऐसे थोड़ी होगा। तो अधिकतम कितनी संख्या होगी? 40 होगी। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं है? दोबारा जो कौन सा पुरस्कार है? 2010-11 राजस्थान में मुख्य उद्देश्य है महिला साक्षरता को बढ़ाना। किसकी संस्था? नोडल राजस्थान शिक्षा विभाग है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है। तो ये सारी योजनाएं थी। अब आ जाओ साइकिल वितरण। स्कूटी से सीधे कहाँ गए? पहले तो साइकिल ही सब कुछ होती थी, है ना। तो लेकिन ये योजना भी बहुत पुरानी 2007-8 की है। कब की है ये? फिर केवल बालिकाओं के लिए, केवल है बालिकाओं के लिए। कक्षा 9 प्लस इससे उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा में दूरी होनी चाहिए कितनी? 1 से 3 किलोमीटर। खूब वो साइकिलें मिलती थी तब, है ना। 1 से 3 किलोमीटर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए योजना थी। प्यारे बच्चों पुरानी हो गई, जब टाइम स्कूटी का आ गया तो अब साइकिल वाली थोड़ी पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए। 7-8 की बात है, 2007-8 की। ठीक है। यात्रा भत्ता योजना 2007-8 पहले ये थी, जो वाउचर जो मैंने बताया था ना, पहले ये थी। देखो कक्षा 9 से 12 5 किलोमीटर या अधिक में प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं? 20 रुपये। वास्तविक किराया दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। मान लो अपने जैसे संगरिया जाना है पढ़ने के लिए, हनुमानगढ़ जाना है, दूसरी जगह जाना है, अगर हमें दूसरी क्षेत्र में नज़दीक में जाना है, तो अगर किराया लगता है 22 रुपये है, लेकिन मिलेंगे कितने? 20 ही। कितने मिलेंगे? अगर किसी का किराया लगता है 18 रुपये तो भी कितने मिलेंगे? भी या तो वास्तविक किराया ले लो या 20 रुपये, इन दोनों में ज़्यादा है वो ले लो। तो अब समझ में आ गई क्या? भी किसी के 25 लगे दिए नहीं, सरकार 25 नहीं देगी। सरकार कितने देगी? 20 ही देगी। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। नहीं, वास्तविक किराया अगर ज़्यादा है तो दोनों में से जो भी अधिक हो वो मिलेगा। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है। चलो ये यहाँ गलत कर दिया। अब ये कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम, लहर कार्यक्रम लिखा होता है। आजकल अगर आप जाते हो कभी सरकारी स्कूलों की तरफ जाना पड़े तो कुछ कमरे लिखे होते हैं, उस कमरे होते हैं, उन कमरों के ऊपर क्या लिखा होता है? लहर कक्ष। 2009 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। एक कमरे क्लासरूम के ऊपर लहर कक्ष लिखा होता है, और वहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों? खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। जैसे आप उसके अंदर इंटर करोगे, विभिन्न विषयों के विभिन्न चित्र लगे होते हैं, खिलौने लगे होते हैं, टॉयज़ के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और उस कक्ष का नाम क्या है? लहर कक्ष। 2009 में शुरू किया गया। ठीक है। फिर आता है सैनिक स्कूल। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना। और राजस्थान में पहला सैनिक स्कूल था चित्तौड़ था। ध्यान रखें इस बात का। 1961 में खुला। अब हमारे कई साथी हैं जो सैनिक स्कूलों में पढ़े हैं, और वो आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं? चित्तौड़ियंस। क्या कहते हैं? और प्यारे बच्चों व्यक्ति को किन नियमों में रहना है, कैसा एज ए सोल्जर, एक सैनिक की तरह व्यक्ति को बना देते हैं। वो व्यक्ति ज़िंदगी में कभी फिर ऐसे नहीं कि डाउन हो जाए कभी, है। तो हमारे कई साथी हैं तो वो कहते हैं चित्तौड़ियन है। अच्छा चित्तौड़ियन, वेरी गुड चित्तौड़ियन। इतना उनमें आपस में होता है। ठीक है। तो सैनिक स्कूल है, CBSE पैटर्न पर चलते हैं। केंद्र सरकार का योजना है CBSE पैटर्न पर। कक्षा 6 से राजस्थान में कितने हैं? पहला कब? दूसरा है दोरासर झुंझुनू में, तीसरा है हंडिया अलवर। टोटल कितने हैं? 3 है प्यारे बच्चों। पहला चित्तौड़गढ़ में था, दूसरा झुंझुनू में था, तीसरा कहाँ था? अलवर में। 3 सैनिक स्कूल है। ध्यान रखें इस बात का। 6 से 12 पैटर्न कौन सा? CBSE पैटर्न होता है। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है।
आ गया जी। हमारे बाल कल्याणकारी योजनाओं में एक बहुत बड़ी नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, वो एजेंसी कौन सी है? SSA, सर्व शिक्षा अभियान। बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। शुरुआत हुई थी 2001 में। बहुत बार आता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार आता है ना। शुरुआत हुई थी 2001 में। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय के विकास हेतु कार्य किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के विकास हेतु मुख्य प्लानिंग में लिया गया इसको। बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करती है। सामाजिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, संवेगात्मक विकास होना चाहिए। सभी विकासों के लिए मुख्य रूप से ये संस्था कार्य करती है, ध्यान रखना इस बात का। फिर मिड डे मील बात करेंगे हमने, आगे आएगा मिड डे मील, MM है ना, मिड डे मील है ना, आगे आएगा, उसकी बात करेंगे क्या था। लेकिन मिड डे मील की नोडल एजेंसी वो भी कौन था? SSA, सर्व शिक्षा अभियान था, ध्यान रखें। कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा देने के लिए क्या बनाए गए? कस्तूरबा गांधी बालिका, बात कर चुके हैं अपने, पहले ही बात कर चुके हैं ना। कितने थे? 316, ध्यान रखें इस बार, बात आई थी ना वहां पर। हाँ वही है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो मुख्य रूप से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के विकास हेतु तो इसका निर्माण किया गया। ये लो जी, राजस्थान सरकार के द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये प्रश्न पेपर में ये है ना, ये पेपर में आ चुका है प्रश्न, कई बार आ चुका है। बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है, ध्यान रखो। कौन सा पुरस्कार है? कब शुरू हुआ था? 1998। अब ये क्या, कैसे बात करते हैं? माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी को दिया जाता है। पहला तो बात ये भी, बसंत पंचमी के दिन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। 1998 में शुरू हुआ था। कक्षा 10 से 12 में 75% से अंक लाने वाले बालकों को दिया जाता है। 10वीं में कितने रुपये दिए जाते हैं? 2 किस्त होती है, 3-3 हज़ार की, ध्यान रखा। और 12वीं में कितने दिए जाते हैं? 1 ही किस्त में दे दिए जाते हैं। 12वीं में थोड़ी बच्ची समझदार हो जाती है, शानी हो जाती है, तो उसको 5,000 रुपये इकट्ठे दे दिए जाते हैं। और 10वीं में अगर है तो उसको 2 किस्तों में दिए जाते हैं, 3-3 हज़ार की किस्त में दिए जाते हैं, ध्यान रखें इस बात का। फिर प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, स्कीम बहुत पुरानी है, 1995 की स्कीम है, भामाशाह सम्मान योजना। देखिए, कहा जाता है कि लोगों को प्रोत्साहित करो, लोग निजी क्षेत्र के लोग विद्यालयों में आके सहयोग देंगे हैं तो सरकार स्कूलों में वित्त बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन जैसे मान लो किसी एक भामाशाह ने आके स्कूल में आके आप सहयोग कर दिया और उसको सम्मान दिया गया, 15 अगस्त 26 जनवरी पर तो क्या मोमेंटो वगैरह देना होता है, जैसे किया जाता है विद्यालयों में, किया जाता है खूब, है ना। तो अब दूसरा कहेगा ला इसको ट्रॉफी दी है, बस इतना ही खेल होता है, और क्या होता है। स्कूल वालों ने बड़ी इसकी ट्रॉफी ला भी, अपने भी देंगे 5-10 हज़ार रुपये, फिर अपने को भी सम्मान मिलेगा। तो प्रोत्साहन देने के लिए, भामाशाहों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? भामाशाह सम्मान योजना 1 जनवरी 1995 को शुरू की गई थी। विद्यालय में दान देने वाले दानदाताओं को सम्मानित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी, प्रोत्साहन देने के लिए चलाई गई थी, ध्यान रखें। 1995, 1 जनवरी 1995 को। आ गया MDM, मिड डे मील। पहली बात तो समझो कि मिड डे मील का उद्देश्य क्या था, बता देता हूँ, एक बार यहाँ बता देता हूँ। मध्याह्न भोजन देना, राष्ट्रीय पोषण योजना चली थी 1995 में, याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है ये। राष्ट्रीय पोषण योजना चली थी 15 अगस्त 1995 और किसके प्रयासों से? ठीक है, लेकिन उसमें कच्चा दलिया दिया जाता था, कच्चा अनाज दिया जाता था, उसको पकाने का प्रोग्राम हुआ, वो कब हुआ? सितंबर 2000। अब देखो मैंने स्पष्ट लिखा, पका हुआ भोजन कब दिया जाएगा? सितंबर 2004 से शुरुआत, ध्यान रखिए इस बात का। कक्षा 1 से 8 तक, और आयु वर्ग कितना होगा? अब देखो, प्राथमिक 1 से 5 है, उनको तो 450 ग्राम कैलोरी देनी है, प्रोटीन देना है 12 ग्राम। उच्च प्राथमिक उनको 700 ग्राम कैलोरी देनी, 20 ग्राम प्रोटीन देना है। ये थोड़ा सा इनके लिए मापदंड था भी, किस बच्चे को कितना कैलोरी देना है और कितना प्रोटीन देना है, ठीक है। 450 और 700 और वहां पर 12 और 20, ये इनका मापदंड रखा गया। अब इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि इस कार्यक्रम में, मिड डे मील में, जो अनुपात रहता है, पोषण रहता है, पैसा रहता है, खर्चा रहता है, वो किसका रहता है? तो देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में 90% केंद्र देती है, 10% राज्य देता है अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो। जैसे अब अपने दक्षिण राजस्थान की बात कर लो, है ना, वहाँ अगर कोई योजना चल रही है तो वहाँ 90% पैसा वो कौन देगा और 10% पैसा वो कौन देगा। लेकिन यदि अन्य राज्य है ना, अन्य पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों की बात हो रही है, अब अपने जैसे दक्षिण राजस्थान मैंने बोला तो वो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। तो अपने जो पहाड़ी राज्य है उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है।
फिर अन्य राज्य जैसे राजस्थान और की बात करें तो 60-40 का अनुपात रहता है, और ये पेपर में आता है, ध्यान रखें इस बात का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य राज्यों में मिड डे मील में क्या प्लानिंग रहता है, तो क्या अनुपात रहता है, 60 अनुपात है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में तो वहाँ क्या रहेगा, 90 अनुपात है। अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य, ये खोलना, कमेंट्स खोलना, पूछ लेना, कहीं पंगा मत लेना कि चल बंद कर दे सारा सिस्टम, या फिर पड़ी रहने दे, चलने दे, बाद में देखा। अब क्या है कि मिड डे मील का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होगा आपके हिसाब से? देखो, आधी छुट्टी होती थी, और आधी छुट्टी में स्कूल से बच्चा घर चला जाता था, वापस आने की संभावना, तो बच्चे 10 सुबह 10 थे, तो अब क्या 3 ही है कि यहाँ आधी छुट्टी पुठा ही को नहीं आया है, जे कि घर नेड़ा वो तो समय को नहीं तो। और अधिकांश बच्चों का आधी छुट्टी के बाद में पेट दर्द करना चालू हो जाता था, क्योंकि पेट दर्द की कोई मापनी नहीं है, वे क्या बुखार होगी, क्या दिखा देखूं, पेट दर्द क्या पेट की अंदर का दर्द हुआ है को नहीं हुआ है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, जैसे आदमी ओहो हठात ना लगा बोले, तो इसको रोका गया कि बच्चा स्कूल जा रहा है, आधी छुट्टी को घर जा रहा है, और वापिस से सरकार ने कहा कि घर ही मत जाने दो, कि तो कहीं यहीं खाना खिलाओ। बालकों का, विद्यार्थियों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना, ऐसे लिखा हुआ आएगा। इस मिड डे मील का उद्देश्य क्या था? ठहराव सुनिश्चित करना, ठहराव सुनिश्चित करना। प्यारे बच्चों याद रखना, अब ठहराव सुनिश्चित करना किताबों में लिखा तो आपको समझ नहीं आया, ठहराव सुनिश्चित करने का मतलब क्या है? अब बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा आधी छुट्टी में जाएगा वापिस से, तो आधी छुट्टी में जाना ही मत दो, वहीं रोको, खाना खिलाओ वहीं, ये होता है ठहराव सुनिश्चित करना। समझ आ गई बात? ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब पूरा मेन्यू है, यहाँ पर पूरा मेन्यू है, कब क्या खिलाया जाएगा। सोमवार को हाँ, साथ में फल भी दिए जाएंगे, मौसमी फल। मंगलवार को, बुधवार को क्या दी जाएगी? हाँ, फूल, है ना। फिर वीरवार को सब्जी युक्त दाल, शुक्रवार को बाजरे की हो रहे मूंग की खिचड़ी, और शनिवार को ये मेनू है। खैर ये यहाँ पर देना तो पूरा था, पर उम्मीद है मेनू थोड़ी पूछे कि बता खिचड़ी कद घाव है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। चलो, बहुत देखिए सरकार क्या करती है, सरकार की बहुत सारी प्लानिंग्स है, खूब सारी प्लानिंग्स है। पहनने के लिए कपड़े देती है, पढ़ने के लिए किताबें देती है, पैसे ऊपर से देती है, खाने के लिए खाना देती है, भोजन देती है, और क्या चाहिए, बस तुम तो पढ़, सरकार ये कहती है। ऐसी एक योजना है प्यारे बच्चों, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, 1994-95 में शुरू हुई। अब यहाँ मेरे हिसाब से जो पर्सन है ना, सबसे अच्छा पर्सन, कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, चाहे लड़का है चाहे लड़की, बालक है चाहे बालिका, खुशी है आपके लिए, या आपको कुछ तो मिला। 8वीं तक किताब मिली। 9 से 12 में फिर भेदभाव, 9 से 12 में सिर्फ लड़कियों को लड़कों को नहीं मिलेगी। 8 तक लड़के लड़कियों को, 9 से 12 में सिर्फ लड़कियों को। हाँ, निःशुल्क पुस्तक किसको मिलेगी? SC/ST विद्यार्थी जिनके माता पिता आयकरदाता, ये हमारी कंडीशंस है, ठीक है। इसके बाद में ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, DWCRA, डवक्रा प्रोग्राम बोलते हैं इसको, डवक्रा प्रोग्राम बोलते हैं, बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जो कार्य की योजना है ना, उसको डवक्रा योजना बोलते हैं, डवक्रा योजना बोलते हैं, डवक्रा योजना बोलते हैं। पूरा नाम पहले तो देख लें, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन रूरल एरियाज, ठीक है। कब शुरू किया गया? बहुत पुराना प्रोग्राम है, 1982 से शुरू हुआ है ना, हमारे जन्म के साथ से शुरू हुई योजना ये, ठीक है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं बच्चों को विकास करवाना। 1 से 7 तक, अब ये देखो, ये अब पहले तो क्या था, 1982 में 1982 में 1 से 7 सितंबर तक कह दिया गया कि ये पोषण वीक सप्ताह है, 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाएगा, खान पान का विशेष ध्यान रखा जाएगा, बच्चों को एक सप्ताह तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को और बच्चों को
लेकिन उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया है, अब पूरा सितंबर माह ही कर दिया गया है। तो बाय द वे आपसे पूछ ले कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए कौन से माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? सितंबर। कब मनाया जाता है? ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। पहले 1 से 7 तक एक वीक होता था, अब पूरा माह होता है, ध्यान रखें। इसे परिवर्तित करते हुए पूरे सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह घोषित है। ये सप्ताह नहीं आएगा, तो ऐसी काफ़ी छोटी मोटी गलतियाँ मिल ही रही है ना। राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया, ध्यान रखें। चलो, फिर आती है शुभ शक्ति योजना। फिर ये बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुभ शक्ति योजना है। 1 जनवरी 2016 को शुरू की गई। उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। वित्तीय सहायता कितनी? 55,000 रुपये देती है, ठीक है। ये कोई शुभ शक्ति योजना थी जो विशेषकर लड़कियों के लिए। शारीरिक, अब ये महत्वपूर्ण, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। देखिए बहुत प्रकार की विकलांगता होती है, हालांकि मूक बधिरों के लिए उनके लिए अलग से बनाई गई, लेकिन शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के लिए ये 2005 में कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं जो शारीरिक रूप से क्या होंगी? दिव्यांग होंगी, उनके लिए विशेष कार्यक्रम 2004-05 में शुरू किया गया। 1 से 8 तक है ना 2,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं, और कक्षा 9 से 12 में 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को मिलते हैं, ध्यान रखें इस बात का। आपनी बेटी योजना तो आ गई, पहले ही आ गई ना, ये आपकी प्रमुख योजनाएं थी। लेकिन कुछ और योजनाएं हैं जिनका हमने चयन किया है, और योजनाएं भी है जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना 2022-23, और इम्पोर्टेंट कर देना, इम्पोर्टेंट है। क्या है? 2022-23 में शुरू हुई है, और महत्वपूर्ण योजनाओं में से। देखिए क्या होता है व्यक्तित्व विकास। APJ अब्दुल कलाम जो बिल्कुल एक सामान्य स्तर से उठकर देश के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपने व्यक्तित्व का बड़ा विकास किया। तो कहा जाता है कि विभिन्न कलाओं में, पढ़ने लिखने में, सांस्कृतिक में, खेलों में, इनमें कुछ बच्चे हैं, उनका चुनाव किया जाए और उन बच्चों को देश में भ्रमण कराया जाए। इस योजना को क्या कहा गया? APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। अंतर्गत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, मेधावी व विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों पृथक स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने विद्यार्थियों को 10 दिवसीय परिचयात्मक भ्रमण कराया जाएगा। ध्यान रखें इस बात का, महत्वपूर्ण है। APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना 2022-23 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना 2022-23 में शुरू की गई। ये बहुत बहुत बढ़िया है। देखिए हम बात करते हैं SC की, ST की, OBC की, सामान्य की, इन सभी की बात करते हैं। लेकिन अब एक और नया वर्ग बना था, कौन सा? EVS। क्या बना था? EVS बना था ना, आर्थिक कमजोर, है ना, आर्थिक कमजोर एक वर्ग बना था, EVS बना था ना। राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्य के विद्यालय में अध्ययन कक्षा 10 से 12 में संकायवार 3 होते हैं, कला, वाणिज्य और विज्ञान। माध्यमिक शिक्षा अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले वरीयता के आधार पर कुल 10 कक्षा 10 से लिए जाएंगे 20 बालक। कक्षा, अब समझने वाली बात है, कक्षा 10 से कितने लिए जाएंगे? 10 लड़के और 10 से, हाँ, कुल 20 लिए जाएंगे, 10 छात्र और 10 से, और 12 से 12 लिए जाएंगे। कक्षा 10 से 20 है, कक्षा 10 से 10 लड़के और 10 से, कक्षा 12 से 12, 6 लड़के और 6 लड़कियां दी जाएंगी, ध्यान रखो। और चयनित विद्यार्थियों को 50,000 रुपये नगद पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र दे होगा। वापिस जाता हूं मैं, आज यहाँ पर नाम क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना कब शुरू की गई? 10वीं के बाल कितने बालक होंगे कुल? 10 प्लस 12 में कितने होंगे? 6 प्लस नगद रुपए कितने मिलेंगे? 50,000। नगद रुपए कितने मिलेंगे? 50,000। और किस वर्ग के लिए योजना है ये? EWS के लिए, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, पता ही होगा 2021-22 में शुरू हुई थी, कोरोना के बाद में, है ना। तो अब इसके क्या मापदंड बड़े कठोर है, कोचिंग सेंटर्स के लिए भी कठोर है और बालकों के लिए भी थोड़े कठोर है, लेकिन है तो सही ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी सरकार कर देगी इसमें आने वाले समय में, है ना। तो कुछ कोचिंग विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज है या कंपटीशन क्लासेस, आप कंपटीशन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सरकार आपको सहायता देती है। वो है अनुप्रति कोचिंग योजना, है अनुप्रति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021-22 में शुरू हुई थी, ध्यान रखें इस बात का। फिर एक कार्यक्रम राजस्थान शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को शुरू हुआ।
शिक्षा वाणी आया था, याद है क्या? आया था ना। फिर एक राजस्थान में वर्तमान विद्यालयों के लास्ट में जाके, ये कई बार पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों की राजस्थान में स्कूलों की संख्या बताओ कितनी है। ये आंकड़ा है, अपने को याद करना पड़ेगा। जैसे प्राथमिक स्कूल है ना, वो तो 35,763। कितने स्कूल है? प्राथमिक स्कूल है प्यारे बच्चों। उच्च प्राथमिक स्कूल है वो है 19,839, 19,839। और वरिष्ठ यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय वो कितने? 19,700। ये प्यारे बच्चों स्कूलों की कुल संख्या की बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। इनको 2-3 बार आंकड़ों को देख लेना। अगर आप 4-5 बार आंकड़ा देख लेते हो ना, तो वहाँ पेपर में आता है, फिर वो आंकड़ा आपको याद आ जाता है। ये प्यारे बच्चों प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। समझ में आ गई? समझ में आ गई क्या? 5-7 मिनट पानी पी लो, पानी चाय पी लो एक बार कुछ, ठीक है। और उसके बाद में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करेंगे। ओके, बोर तो नहीं हुए? इसको ना चार्ज, बस ठीक है। रीट के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक लागू किया गया। लेकिन देखा जाए तो कम से कम जो अभी आप जो अध्यापक बनने जा रहे हो, प्रयास कर रहे हो, और संभावित है कि प्रयास में विजेता होगी आप सभी, तो आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ज्ञान होना चाहिए। क्या प्रावधान किए गए, क्या चेंजेस किए गए, किस प्रकार से विद्यार्थी के लिए नई प्लानिंग्स तैयार की गई, शिक्षक के लिए भी, विद्यालय के लिए भी, पाठ्यक्रम के लिए भी, है ना। बहुत सारे प्रावधान इसमें निर्धारित किए गए हैं। क्या उद्देश्य थे, कहाँ से आया, इसका आधार क्या बना, कौन अध्यक्ष थे, यहाँ से प्रश्न आना है। प्रयास करेंगे हम भी उन पॉइंटों को केंद्र में लेने का, उनको ध्यान से देखने का, वहाँ से उनको कि वहाँ से अपने लिए संभावित प्रश्न हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो देश की तीसरी शिक्षा नीति है ये। देश की कितनी? तीसरी शिक्षा नीति है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले अगर शिक्षा नीति की बात करें 1968, सबसे पहले शिक्षा नीति कब बनी थी? 1968 में बनी थी। 1968 में है वो सबसे पहले शिक्षा नीति बनी थी, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की पहली शिक्षा नीति। अब इस तरह का प्रश्न उम्मीद कम है, मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ये उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी हमें तो पता होना चाहिए ना। उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई राजीव गांधी के समय में, प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी जी। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है वो कब आई? 2000 नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री है हमारे भारत के, नरेंद्र मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। नवीनतम शिक्षा नीति है। अब हम बात करें कि 1986 से लेकर 2020 तक, तो कितने वर्ष बाद? 34 ईयर बाद। कितने वर्ष बाद है? 34 वर्ष बाद है वो तीसरी शिक्षा नीति हमारे लिए यहाँ पर आई है। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार की गई, कैसे खाका तैयार किया गया, कब से प्रयास शुरू किए गए, महत्वपूर्ण बिंदु आता है अपने लिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। तो बात करते हैं हम। देखिए, जनवरी 2015 सबसे पहले अगर बात करें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नाम बदल दिया गया है इसका, ये इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आना है। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा नाम क्या कर दिया गया इसका? हाँ, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम इसका करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE बना दिया गया इसको। ध्यान रखें, पहले नाम क्या था इसका? MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा। अब आपके लिए प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये नई शिक्षा नीति बनाने का जो घोषणा है वह प्रारूप है वो किसके द्वारा किया गया? तो MHRD के द्वारा। MHRD यानी MHRD है ना, अब इसको क्या बना दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE बना दिया गया है। ध्यान रखें इस बात का, अब इसको MOE बना दिया गया है, ठीक है। MHRD के द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई। सबसे पहले घोषणा 2015 में हुई। सबसे पहले घोषणा कब हुई? 2016, मई 2016 में। अब इसके अध्यक्ष बनाए गए TSR सुब्रमण्यम। ये कैबिनेट सचिव थे उस समय, कैबिनेट सचिव थे, पहले अध्यक्ष थे हमारे द्वारा बनाई गई इस समिति के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। देखिए काम कब शुरू हुआ? 2015 में।
बनी कब है? 2020 में। तो पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? TSR सुब्रमण्यम इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद में जून 2017 में नए अध्यक्ष बने थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम इस पर किया, इस प्रारूप पर। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ये इसके दूसरे अध्यक्ष बने थे, नए अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष बता दिए अपने, अब ये दूसरे अध्यक्ष बने, और ये बात कब है? 2017 की बात है। इसके बाद में 19 जुलाई 2020 ये आ गया हमारे लिए, वो समय आ गया जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, 29 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति को जारी कब किया गया? कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया? 29 जुलाई 2020, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2020 को इसको जारी किया गया, ध्यान रखें। जारी किसने की? MHRD, बताने की जरूरत नहीं है। और किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे उस समय के मिनिस्टर थे, इनके द्वारा है इसकी घोषणा की गई, जारी किया गया। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको जारी किया गया, ध्यान रखना इस बात का। और यहीं से MHRD को समाप्त कर दिया गया। MHRD को समाप्त करके क्या बना दिया गया? नया मंत्रालय बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न, पहला प्रश्न जुलाई कब किया, लागू कब किया गया, जारी कब किया गया? 29 जुलाई 2000। अब महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए है प्यारे बच्चों की 4 भाग हैं, 27 अध्याय है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। कितने भाग हैं टोटल? 4 भाग हैं, 27 अध्याय हैं टोटल। इसके अलग अलग भागों में, अलग अलग अध्यायों में अलग अलग अवधारणाएं दी गई है, अलग अलग सुझाव दिए गए, अलग अलग चीजें बताई गई है। शिक्षा के लिए अलग है, पाठ्यक्रम के लिए अलग है, सबके लिए अलग बताया गया। ठीक है। अब 4 भाग कौन से हैं? एक में बात की गई है स्कूल शिक्षा की, दूसरे में बात की गई है उच्च शिक्षा की, फिर बात की है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, जो मेन बातें हैं केंद्रीय विचारणीय मुद्दे उनकी, और फिर क्रियान्विति कैसे की जाए इनकी, इनको धरातल पर कैसे लेके आए हैं। ये 4 भागों में बांटा गया है। टोटल अध्याय 27 होंगे हमारे, लेकिन भाग कितने होंगे? 4 होंगे प्यारे बच्चों। यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ूं, समझ में आ गई बात? ये हमारी शिक्षा नीति पहले कहाँ से थी, कब थी, फिर इसका आधार कैसे, पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, कौन अध्यक्ष था, कैसे लागू किया गया, कब लागू किया। 2015 से काम चालू हुआ था, 29 जुलाई 2020 तक आते आते हमने 2 अध्यक्ष देख लिए, और ये सारा सिस्टम था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, भी आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, भी क्या जरूरत पड़ी? भी 34 साल पहले 1986 को जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति थी, उसके बाद में ऐसी क्या आवश्यकता है, आगे भी हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी। सतत विकास लक्ष्य SDG 04 एक प्रोग्राम था जिसको कहा गया सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। ये कार्यक्रम था प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा प्रश्न मेरी दृष्टि से जो तीसरा बिंदु है जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है हमारे लिए, कि सतत विकास लक्ष्य है जो हमारा SDG 04 चौथा जो था को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। SDG 04 क्या है? सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा कैसे दी जाए, सार्वभौमिक सबको, सब पक्षों का, है ना, गुणवत्ता क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके विकास के लिए, है ना, इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे निर्धारक तत्व हैं, मानक हैं, उनको प्राप्त करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता हुई। समझ की बात? ये बात ध्यान रखना, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। SDG 04 में जो हमारी निर्धारित बातें हैं, उनको निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता पड़ी। अब क्या आधार है इसकी, ये बहुत अच्छा है। फिर चौथा प्रश्न है मेरी दृष्टि से AAEQ। ये नया बिंदु था, और इस नए बिंदु की बात करें तो क्या था इसमें? देखिए, ए मानी एक्सेस, प्रत्येक वर्ग तक, प्रत्येक बालक तक, प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की क्या होनी चाहिए? एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। कैसे भी हो, सरकार को कोई भी प्लानिंग करनी पड़े, किस प्रकार का कार्य करना पड़े, समझ आ गई बात? एक्सेस होना चाहिए, ए से एक्सेस। अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए भी, हाँ भी शिक्षा है वो पहुंच होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की वहनीयता होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए।
देखिए बहुत सारी प्लानिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। फिर पाठ्य पुस्तकें, हमने बाल कल्याणकारी योजनाओं में पढ़ा, पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, फिर वेशभूषा प्रदान की जाती है, ड्रेसेस यूनिफॉर्म दी जाती है, फिर वित्तीय सहायताएं दी जाती है, मिड डे मील दिया जाता है। ये सब एक ही लिए कि शिक्षा ऐसी ना हो तो किसी के कोई उसको अफोर्ड ही ना कर सके, उसके वश में ही ना हो, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अफोर्डेबिलिटी से अर्थ है। ये क्या होनी चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए? हाँ, वहनीयता के आधार पर होनी, वहन कर सके प्रत्येक व्यक्ति। पहली क्या हो? एक्सेस हो, फिर अफोर्डेबिलिटी हो, तीसरा अकाउंटेबिलिटी हो। देखिए क्या है कि एक बच्चा है, एक बच्चे को शिक्षित करना है, सबसे पहले उत्तरदायित्व किसका है? माता पिता का। किसका? लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार भी तो दिए गए हैं। उनमें भी कहा गया है भी एक राज्य है ना, उसका भी उत्तरदायित्व है कि वो अपने नागरिकों को शिक्षा प्रदान करे। समझ आ गई बात? तो अभिभावकों का भी है उत्तरदायित्व, लेकिन ये उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी किसका है? गवर्नमेंट का भी है, हमारी सरकार का भी है। तो ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, उत्तरदायित्व होना चाहिए, सभी का उत्तरदायित्व है, अभिभावकों का भी है, सरकार का भी है। इसके बाद में ई आता है इक्वलिटी, सबको शिक्षा का समान अवसर मिले, सबको शिक्षा का। देखिए पहले वर्ग व्यवस्था थी, फिर वर्ण व्यवस्था थी। वहाँ पर कहा जाता था कि विभिन्न वर्ण थे, विभिन्न वर्ग थे, और कुछ वर्गों को शिक्षा लेने देने का हक ही नहीं था। ऐसा नहीं, इक्वलिटी होना चाहिए, सब में समानता के अवसर सबको दिए जाएं। और फिर होगा क्वालिटी, लास्ट में क्या होगा? क्वालिटी, AAEQ, याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 आधार हैं मेरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जिसमें AAA है, E है, Q है। पहला A, फिर एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए, फिर अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, फिर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, फिर इक्वलिटी होना चाहिए, और फिर क्वालिटी होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये 5 तत्व थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। फिर आता है शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। क्या सिद्धांत है मेन? किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, यहाँ पर किन सिद्धांतों को मानते हुए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया, जारी किया गया? शिक्षा एक, पहला सिद्धांत बहुत अच्छा है, देखो, शिक्षा एक है सरकार का उत्तरदायित्व है, सार्वजनिक सेवा है। शिक्षक शिक्षा की दूरी नहीं, क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है, ध्यान रखें इस बात का। प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं, प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती है। आप तो पास में बैठा है, लेकिन असली बात यह कि इसका नहीं किया हुआ, तभी है ना, तभी नहीं किया ना। चलो, प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यता है तो उसकी पहचान करना और क्या करना? साइकोलॉजी में हम खूब बातें करते हैं, ए चाइल्ड कैन एवरीथिंग, ए चाइल्ड कैन, एक बच्चा कुछ भी। आइडेंटिफाई करो, कौन करे आइडेंटिफाई? टीचर। कौन करे? और देख लिया कि मेरे इस बच्चे में ये योग्यता, इस बच्चे में ये योग्यता, तो उसको आइडेंटिफाई करे और उसको डेवलप करे, है ना। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मानवीय व संविधान के मूल्यों का, अभी बात आई थी ना थोड़ी देर, इक्वलिटी होगा, है ना। तो ये सारा संविधान के जो मूल्य हैं उनका भी हमने, अब संविधान के मेन समानता, न्याय, और ये संविधान के है ना, भी समाज के और संविधान के ये मूल्य है। ये सबको समान अवसर मिले, न्याय मिले, और क्या मिले? स्वतंत्रता मिले। तो इनका है पूरा का पूरा इनका विकास करना। ये हमारे नई शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है। कितने हैं? कितने हैं? कुल कितने हैं? 4 नहीं है, ज्यादा है, 7 है। कुल कितने हैं? 7 है, ध्यान रखें इस बात का। 3 और है, देखते हैं क्या। स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाए। हाँ, स्कूल है ना, जो स्कूलिंग जो है हमारा, देखिए 3 लेवल्स होते हैं, स्कूलिंग, कॉलेज और कंपटीशन अलग होता है अपना। तो स्कूलिंग स्तर पर है ना, संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाए, नहीं रखा जाए यहाँ पर। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का CCE, कंटिन्यू एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, अभिन्न अंग होना चाहिए। बालक के सीखने की प्रक्रिया में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, कंटिन्यू, लगातार परीक्षण हो पूरे साल, एंड कम्प्रहेंसिव, प्रत्येक वर्ग का, है ना, सतत व समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। सतत व समग्र, सतत पूरे साल हो, समग्र सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। रचनात्मक आकलन पर बल देना, सीखना,
सीखना महत्वपूर्ण हो, ये सिर्फ रटना ही नहीं हो। रटंतु प्रवृत्ति है ना, रटंतु प्रवृत्ति को बंद किया जाए, ध्यान रखें इस बात का। इसलिए कह रहा था क्या, ध्यान दे देंगे, अब कर देंगे ये। चलो, तो ये 7 इसके 7 कुल इसके थे, ध्यान रखें, आधार थे, मार्गदर्शक सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे इसके, ध्यान रखें इस बात का। अब क्या विशेषताएं हैं, क्या मुख्य मुख्य बातें क्या बताई गई, उन पर बात करते हैं। सार्थक कार्यक्रम है, सार्थक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य प्रोग्राम है, ये बात देखें, जहाँ सार्थक नाम दिया गया है ना, को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश, MOE बार आएगा, अब MOE है ना, ध्यान रखें इस बात का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय बार आएगा, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कर दी गई कब, अगस्त 2020 को, अगस्त 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर इसका गठन कर दिया गया। और ये लो, वेरी 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 बहुत है क्या, ये प्रश्न आएगा पेपर में, याद करोगे मुझे उस दिन, याद रखना कि जीडीपी में कितना ये आ चुका है कम से कम 10 बार, तो 11वीं बार हो सकता है, आप क्या जाए है ना। 6% बजट का प्रावधान किस पर किया जाए, शिक्षा पर, किस पर किया जाए भी, आपका जो जीडीपी है ना, सकल घरेलू उत्पाद में 6% बजट का प्रावधान शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, इंपॉर्टेंट है। नवीन पैटर्न, ये बहुत अच्छा है, अब ये समझना है, 5+3+3+4, 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 वर्ष का प्रोग्राम है ये, 15 वर्ष का भी ध्यान। और फिर मैं कह रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, नया पैटर्न है ना, वो होगा 5+3+3+4, टोटल 15 साल का है, टोटल 15 साल का है। बालक की आयु 3 साल से चालू होगा 18 साल तक। अब याद रखें ये कितने वर्ष का है, आयु कितनी है, 3 से 18, आयु कितनी है, 3 से। अब कैसे है, इसको जस्ट उल्टा करेंगे हम, जस्ट उल्टा करेंगे, उल्टा करना, उल्टा। सबसे पहले 5 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा, 5 साल तक, और स्कूल में भेजना है बच्चे को कितने साल में, विद्यालय नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये। हालांकि जो बालक का कक्षा में विकास है वो 6ठी कक्षा में करेंगे हम, लेकिन ध्यान रखना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5 वर्ष, 5+3+3 प्लस क्या है ये, 5+3+3+4 क्या है, 5 साल, कब से कब तक है, 3 से। बच्चा कहाँ रहेगा, पहली और दूसरी, पूर्व प्राथमिक से वो क्या होता है, UKG, LKG, वो दूसरी कक्षा तक का बच्चा यहाँ रहेगा, कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का बच्चा दूसरी में रहेगा। और ये इसको क्या नाम दिया गया है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आयु क्या, कितने साल का प्रोग्राम है ये, कब से कब तक, 3 से, ध्यान रखने इस बात का, 3 से 8, 5 साल का प्रोग्राम है। देखिए 5+3+3+, ये 5+3+3+4 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें इस बात का। 5 साल तक, कब से कब तक, 3 से 8 साल तक रहेगा, कितवीं तक पढ़ जाएगा भी, पूर्व प्राथमिक से लेकर दूसरी तक आ जाएगा है, और इसको नाम क्या दिया गया, हाँ, फाउंडेशनल स्टेज दिया गया यहाँ पर। समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब 8 साल का बच्चा, फिर उसको 3 साल का प्रोग्राम देना है, 5+3, 3 साल तक, 8 से 11 कितने साल का हो गया, 8 तक आ गया था ना, 3 से 8 तक हमने 5 साल पढ़ा था, अब 8 से कितने साल, और कक्षा कितनी हो जाएगी, और इसको प्री पैट्री स्टेज कहा गया, प्री पैट्री स्टेज कहा गया, इसको प्री पैट्री स्टेज कहा गया। और याद रखें इन, एक बात और समझो, भगवान ईश्वर ने चाहा तो यहाँ से एक पर्सन आना है अपने लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले तो 2 से 3% कहा गया है हमें, तो ये चीज़ हमें समझनी जरूरी है, ध्यान रखें, ठीक है। पहले हमने कितने साल कर दिया बच्चे को, आयु क्या कर दी, 3 से 8 साल तक का हो गया, कितने साल बढ़ाया, कक्षा कितनी कर दी, कक्षा कितनी कर दी, कितने साल का बच्चा, 8 साल का हो गया, कितने साल का हो गया, यहाँ 8 साल का हो गया। अब 8 से कितने साल यहाँ रहेगा, 8 से 11 तक कितने साल रहेगा, 3 साल, कक्षा कितनी बढ़ जाएगा, हाँ 3 साल है तो 3 कक्षाएं बढ़ेगा,
पहली दूसरी तो करके है, तीसरी चौथी और है पांचवी कर जाएगा। इसके बाद में अब 11 साल का बच्चा आएगा यहाँ पर, फिर उसको 3 साल का प्रोग्राम है और 11 से 14 तक, और कक्षा कितनी करके है वहां तक है, तो 6ठी 7वीं 8वीं में, और इसको क्या दिया गया, मिडिल स्टेज दिया गया। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में अब बच्चा कितने साल का हो गया यहाँ पर, 14 साल। कितने साल का हो गया, कक्षा कितनी कर ली, 8, और अब यहाँ पर आ गया 4 साल का प्रोग्राम, 2 से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ये मेरा कौन सा स्टेज है, माध्यमिक स्टेज है प्यारे बच्चों। और बच्चा कितने साल का हो गया, 18 साल का। देखिए कितने साल से हमने शुरू किया था, कितने साल तक कर दिया। इधर देखो 5 + 3 + 3 + 4 कितने साल का, कितने साल तक, ये मेरा पहला है। फिर 8 से, ये मेरा दूसरा है, दूसरा स्टेज है मेरा। 11 से, ये मेरा कितवां स्टेज है, और फिर 14 से, ये मेरा कितवां स्टेज है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गई बात। पहली में कहाँ तक था बच्चा, फिर कहाँ तक पहुँच गया, फिर कहाँ तक है, और फिर 9 से 12। बताओ समझ में आया कि नहीं है, समझ आ गई बात। ये मेरा 5 + 3 + 3 + 4 ये एजुकेशन पॉलिसी है नया। ऐसे पढ़ाओ बच्चे को, ऐसे पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है प्यारे बच्चों। ये महत्वपूर्ण बिंदु था अपने लिए। इसके बाद में उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना, ये बहुत अच्छा है। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लागू की गई। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना बोलते हैं इसको, पीएम श्री योजना है ना। पीएम श्री योजना हमारे 5 सितंबर शिक्षक दिवस आता है उस दिन, 5 सितंबर 2020 को लागू की गई, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। पीएम श्री योजना के तहत इसको लागू किया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए विशेष कार्यक्रम दिया गया। प्रथम चरण में, अब ये फिर इंपॉर्टेंट है, प्रथम चरण में 14,500 स्कूल खोले जाएंगे इस पैटर्न पर आधारित। 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाएंगे। राजस्थान में टोटल ब्लॉक है 300, राजस्थान में कुल ब्लॉक है 300 गुणा कितने स्कूल हो गए राजस्थान में, याद रख लेना। राजस्थान में कितने हैं, 716। पहले चरण में राजस्थान में पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूल खोले जाएंगे, बोलो 716। कितने खोले जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, समझ आ गई बात। चलो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्याय हम अलग अलग पढ़ते हैं भी, किस अध्याय में क्या। पहला अध्याय हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर विशेष ध्यान रखा गया। प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा, ये मेन ध्येय था। ये पहला था ना। अब पहला तो इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता अपने लिए, है ना। तो कहा गया अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर बचपन में देखभाल कैसे करनी है और शिक्षा कैसे देनी है, ये हमारे पहले अध्याय का मेन ध्येय था 2030 तक। अब देखो अर्ली स्टेज कब से कब तक अपनी, बोल जाओ 3 से 8, 3 से 8 तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाए। ECCE एक विशेष कार्यक्रम है, बच्चों की जो देखभाल करेगा, विशेष ध्यान देगा बच्चों का, उनके पोषण का, शारीरिक मानसिक सबका ध्यान देगा, उनके विकास के प्रत्येक पक्ष का ध्यान देगा। एक प्रोग्राम है विशेष रूप से जो हमारे पहले लक्ष्य में 2030 तक है, वो 3 से 8 साल तक बच्चों के प्रोग्राम उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। करिकुलम 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, ये ध्यान रखना 8 वर्ष तक। अब पहला तो हमारा पता ही आपको 3 से 8 तक था ना, जिसे NCF ECCE कहा जाएगा। ये जो नया है जो हमारे बचपन की देखभाल और शिक्षा का कार्यक्रम है, NCF आया था अपने को पता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, तो इसका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क अलग बनेगा। शिक्षा क्या होगी ये देखो, अनौपचारिक शिक्षा होगी वो, ये ध्यान रखना। अनौपचारिक शिक्षा होगी वो कब से कब तक होगी, जिसमें क्या खोली जाएगी, और आज पढ़ गए आपको याद होगा, याद आएगा बाल वाटिका पढ़ी थी ना, ये बाल वाटिका ये कहा था, वहां लिखा था मैंने, आपको याद होगा है, हाँ वो प्ले स्कूल प्रत्येक जगह खोला जा रहा है। हाँ 10,900 पता नहीं कितनी 1,090 बताई थी मैंने आपको, बताई थी ना, तो वो है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो ये वहां लिखा भी था मैंने, ये NEP में कहा गया, NEP में कहा गया कौन सी शिक्षा देने के लिए, हाँ अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए। फिर औपचारिक शिक्षा है वो कब दी जाए, 6 से, वो कहाँ दी जाएगी, स्कूल में अब देखो स्कूल में शिक्षा की आयु
आगे क्या? आगे ना, ध्यान रखें इस बात का भी। बच्चा पढ़ने के लिए कब जाएगा? कब है? पर वो कहाँ जाएगा? आंगनबाड़ी और स्कूल में कब जाएगा? ये बात ध्यान रखनी है पहले भी। तो स्कूल में कब जाएगा? हाँ, 6 वर्ष में जाएगा। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? पहले समझ आ गई, ध्यान रखें। फिर आ गया अध्याय 2, FLN। याद आ गया FLN क्या? फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी। याद आ गया? FLN की शिक्षा देना, ठीक है? बुनियादी साक्षरता सांख्यिकी, बुनियादी साक्षरता सांख्यिकी का ज्ञान देना, FLN हो गया। आपने पढ़ा था। अब आपको बता दो पहले वो टॉपिक क्यों करवाया था, क्योंकि वहां के बहुत सारे प्रारूप यहाँ लागू किए गए। अच्छा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता शिक्षा और संख्या ज्ञान दिया जाए। लक्ष्य 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखा और संख्याओं का ज्ञान देना। कितने वर्ष तक है? 9 वर्ष तक के बालकों को देना। ध्यान रखें, उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया गया। आ गया क्या? निपुण प्रोग्राम लिखा था मैंने, याद आ गया? वहां निपुण प्रोग्राम लिखा था। ये वो निपुण प्रोग्राम लिखा था ना, ये वो निपुण प्रोग्राम है। प्यारे बच्चों ध्यान रखें इस बात का। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। 1 में प्रवेश लेने के लिए बताया था। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी। वो कक्षा 1 के स्तर तक जावे, 1 के स्तर पर जावे तो उसको उसके लिए तैयार किया जावे, है ना? प्रोग्राम आया था अपना। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी चलाया जाए। अवधि 12 सप्ताह या 3 माह तक है वो, कि बहुत प्लानिंग्स है, इतनी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। और इसलिए ये आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बाल कल्याणकारी योजनाएं बताने का उद्देश्य समझ में आ रहा है क्या है? इतनी इन सभी बातों का ज्ञान हो, फिर आप एक बहुत अच्छे अध्यापक बनने की ओर अग्रसर होगे। अध्याय 3 ये बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों। शिक्षा का क्या किया जाए? सब तक पहुंचे, सब तक पहुंचो, एक्सेस सब तक होना चाहिए, सभी तक शिक्षा की पहुंच। अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या क्या करना, ये महत्वपूर्ण था। ध्यान रखें इस बात का। अभी बच्चा पढ़ना चालू हो गया और थोड़ी समय बाद में गायब हो गया, थोड़ी समय बाद में गायब हो गया, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। GER ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो, सकल नामांकन अनुपात। ध्यान रखना इस बात का। GER क्या कहा गया? ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो। इसको जो सकल नामांकन अनुपात है, इसको अपने बढ़ाना है। क्या करना है? इसको बढ़ाना है। लक्ष्य है 2030 से कितना करना। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बार बार आएगा ये क्वेश्चन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर अपनी बात करें तो हमारा लक्ष्य मुख्य 2025 और 2030। 2020 में लागू ही है। जो छोटे लक्ष्य है वो 2025 और जो बड़े लक्ष्य है वो 2000। ये नहीं कि मेरा भारत महान 50-60 साल चलता रहेगा काम, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। कहा भी काम करो और रिजल्ट दो, ठीक है? तो ध्यान रखें इस बात का। अध्याय 4 पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र, कैरिकुलम पर बात किया गया। पाठ्यक्रम पर और शिक्षा शास्त्र विशेष कार्यक्रम। क्या विषयों के चुनाव में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आप कौन सा विषय लेना चाहते हो, किस आधार पर लेना चाहते हो, क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पर। और फिर बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का भी विकास हो भी। जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर पर्टिकुलर एक ही भाषा है, वहीं पर आप वो कार्य कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं भी इंग्लिश में हो सकते हैं। अब ये बाध्यता है कि नहीं है? बहुत सारे प्रादेशिक भाषाओं में हो सकते हैं, वो बाध्यता है कि नहीं है? तो इन बाध्यता को समाप्त करना प्यारे बच्चों, ये विशेष बात कही गई। भाषा बहुभाषावाद, बहुत सारी भाषाओं का ऑप्शन होना चाहिए और भाषा शक्ति का विकास हो, ठीक है? कक्षा, हाँ, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेन जोर दिया गया भी शिक्षा की भाषा कैसी हो। याद रखना 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़ने पर 8वीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, बालक सर्वाधिक किस भाषा में सीखना पसंद करता है? याद रखना इस बात को, है ना? तो मदर टंग को बढ़ाना 5वीं तक तो फाइनली है, और अगर जरूरत पड़ी तो कहाँ तक ले जा सकते हैं? 8वीं तक ले जा सकते हैं। योग्यता आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए। कार्य करने की क्षमता का विकास किया जाए। सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ ले ना, सिखाया जाए उसे। बहुआयामी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाए, अर्थात 360% 360 का आकलन होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जैसे प्राप्तांक दिए जाते हैं, पूर्णांक दिए जाते हैं 36%, 33% वाला आंकड़ा, लेकिन आपने आजकल देखा होगा जो रिपोर्ट कार्ड बनता है उसमें बच्चे की उपस्थिति देखी जाती है, फिर उसका सांस्कृतिक इवेंट्स का भी नंबर दिया जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी नंबर दिया जाता है, सोशल एक्टिविटीज़ का भी नंबर दिया जाता है। ये मेरा आकलन कैसा है?
चारों ओर। 360 का मतलब क्या है? चार, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बातें हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। नवीन पद्धति 5 + 3 + 3 + 4 का पाठ्यचर्या निर्माण होनी चाहिए। बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो। अब ये देखो, ये नया पैटर्न है। बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार, एक बार पेपर दे दिया, दूसरी बार सुधार भी कर सकता है। बोर्ड की परीक्षा 2, एक बार तो मुख्य परीक्षा होगी, दूसरी कौन सी होगी? सुधार परीक्षा होगी। बोर्ड की परीक्षा एक साल में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। एक तो पेपर दे दिया, फिर उसमें सुधार, दूसरी सुधार परीक्षा भी इसमें हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित होगा, जिसे क्या, ये आया था, याद है क्या? क्या कहा जाएगा? परख कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर आकलन या मूल्यांकन केंद्र है राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखें इस बात का। परख कार्यक्रम है, विशेष सरकार द्वारा कहा। राजस्थान में से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में से क्या कहा जाता है? असेसमेंट सेल, आकलन प्रकोष्ठ नाम दिया गया, ध्यान रखें ना। राजस्थान में से क्या नाम दिया गया है? आकलन प्रकोष्ठ कहा गया, ध्यान रखें इसे, है ना। असेसमेंट सेल के नाम से इसे जाना गया, ध्यान रखें। RSCERT कहाँ है? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो अधिकांश काम है वो RSCERT है ना, इसको नाम दिया गया, ध्यान रखें इस बात का। सर्ट बोलते हैं ना, सर्ट, है ना, लेकिन ये उदयपुर में इसका मुख्यालय है, इसके द्वारा संचालित किया जाएगा ये कार्यक्रम, ध्यान रखें। अब आ गया आपका नंबर, किसका नंबर आ गया? अब शिक्षक। शिक्षक के लिए क्या प्रावधान है? सबसे पहला है भी 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय हकीकत बीएड होगी। ये लो, बीएड अभी कितने साल की गई थी? 2 की गई, लेकिन इंटीग्रेटेड में कितने की गई? ये 2030 तक का। अब देखो फिर, अब ये 2030 वाली बात तो याद रह जाएगी ना भाई। अधिकांश कार्यक्रम कब तक है? हाँ, 10 वर्ष का प्रावधान रखा गया तो 30 हो गया ना। ध्यान रखिए, 4 वर्षीय स्वीकृत बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब अनुपात 30:1, 30:1 होगा सामान्य क्षेत्रों में, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े है ना, वहां पर अनुपात तो कम होगा कि ज्यादा होगा? 25:1 होगा। देखिए, जैसे अभी आप बैठे हो तो आप जैसे 40, 50, 60, 70, 80 बच्चे बैठे हो, लेकिन बच्चे बैठे हो 500, वहां अध्यापक का इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा? तो जो पिछड़े बच्चे हैं ना, वहां पर अध्यापक को एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा ना। तो ये कहा गया कि सामान्य जो है, सामान्य क्षेत्र वहां पर तो 30:1 होना चाहिए। पूछा जा सकता है, प्रश्न में है तो पुनः ध्यान रखें इस बात का। लेकिन अत्यधिक पिछड़ापन है, जहां पर शैक्षणिक पिछड़ापन है, वहां पर ये अनुपात कितना होगा? 25:1 होगा। प्यारे बच्चों, ध्यान रखें इस बात का। सतत व्यावसायिक शिक्षा, है ना, ये जरूर है। सीपीडी के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना जरूरी होगा। भाई, बालक को ऐसी शिक्षा देनी है वो प्रोफेशनल हो थोड़ा, है ना, तो प्रोफेशनल हो। ध्यान रखें, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, वो सीपीडी, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, सीपीडी की बात करें ना, उसके लिए अब सबसे पहले बच्चे को शिक्षा देनी व्यावसायिक, तो बच्चे को तब देगा ना जब अध्यापक को आएगी। तो उसके लिए कितने घंटे का प्रशिक्षण दिया जाए? 50 घंटे का प्रशिक्षण हो अध्यापक को दिया जाए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए दिया जाए, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वो कार्य करें, ध्यान रखें। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा, है ना। विशेष एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है, पूरे देश के लिए आयोजित किया जाएगा। अब NCF आपने पढ़ा होगा भी, पूरे देश के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करना। ऐसा नहीं है कि उस राज्य में लगा उस राज्य में लगा, तो यहाँ पर उसको लागू किया जाएगा। उसके बाद में अध्याय 6 आता है, समता मूलक व समावेशी शिक्षा। सबके लिए समानता के अवसर हो, सबके लिए शिक्षा में क्या हो? समानता, इक्वलिटी हो। याद है ना, इक्वलिटी आया था 5 तत्वों में, है ना। समाज के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को सेज, अब ये सेज कई बार आ चुका है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है, सोलर एनर्जी जोन आता है, लेकिन अब की बार है स्पेशल एजुकेशन जोन। स्पेशल एजुकेशन जोन अब की बार ध्यान रखें। जोन विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाए कि आपने देखना है, चिन्हित करना है, नामांकित करना, देखना है कि मेरा एक ये वर्ग है, ये पिछड़ा है शैक्षणिक दृष्टि से, तो इसको मैं घोषित कर दूं सेज क्षेत्र। क्या घोषित कर दूं? स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित कर दूं। यहाँ पर मेरे को विशेष प्रकार के शिक्षा कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, तो ऐसे क्षेत्रों को नामित किया जाए, चिन्हित किया जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड,
विशेष प्रकार से बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उनको साधन उपलब्ध कराए जाएं, उसके लिए खोला जाएगा। CWSN बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। CWSN भी कोई विशेष प्रकार का कार्यक्रम है जो विशेष प्रकार से वो शिक्षा उपलब्ध कर, गुणात्मक शिक्षा एक बालक में विभिन्न प्रकार के नैतिक सामाजिक गुणों के विकास के लिए वो कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब आ गया जी, किसका नंबर आ गया? हाँ, SC स्कूल कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने आपको क्या कहा, देखिए बालक का, अध्यापक का, स्कूल कॉम्प्लेक्स का, सभी का ध्यान रखा गया है। विद्यालय में क्या, विद्यालय परिसर कैसा होना चाहिए। विद्यालय परिसर की सबसे पहले बात कोठारी आयोग ने की थी, याद रखें कोठारी आयोग ने 1964 से 1966 में सबसे पहले बात की थी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित कर दिए जाए। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी विद्यालय की होनी नहीं चाहिए एक बच्चे से। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक केंद्र स्थापित, बाल केंद्र स्थापित बनाए जाएंगे। दूरी कितनी रहनी चाहिए? 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति SMMC बनाई जाती है। विद्यालय में बनाई जाती है ना, SMMC बनाई जाती है, विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसमें अभिभावक भी होते हैं, गांव के कुछ लोग भी होते हैं, वरिष्ठ लोग भी होते हैं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक वगैरह को भी जोड़ा जाता है। SCMC को विशेष रूप से इसलिए बनाया जाता है कि इनके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए, स्कूल में जो आवश्यकताएं हैं जिन संसाधनों की, उनके प्रबंधन के लिए वो बनाई जाती है, SCMC कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, अभिभावक भी लिए जाते हैं उसमें, गांव के जने भी लिए जाते हैं। फिर है जी मानक निर्धारण करना और प्रत्यायन करना। पहले तो मानकों को निर्धारण करो, नियमों को निर्धारित करो, क्या क्या नियम होंगे अपने लिए, और फिर इनको लागू करो। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है, जो निम्नलिखित और इस प्रकार से हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले क्या बनेगा? शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग क्या करेगा? निर्धारण करेगा। फिर किस में आएगा? हमारा बीकानेर है जैसे, है ना, वो नीतियों को क्रियान्वित करने और मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। फिर आएगा SCERT, और राजस्थान में कहाँ है? उदयपुर में। ध्यान रखें, SRSCERT हमारी है वो उदयपुर में स्थापित है। ठीक है, अकादमी कार्य करना जितने भी हैं। फिर बाद में क्या आएगा? अब ये देखो, सस्सा क्या आएगा? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, सस्सा का पूरा नाम है राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण है, और यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण। सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर क्या था? शिक्षा विभाग था। सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर क्या था बना? सबसे ऊपर है शिक्षा विभाग, स्कूल है, फिर स्कूल शिक्षा आ गया राज्य में, फिर राज्य उसको एक नोडल एजेंसी के रूप में किसी को स्थापित करेगा, वो हमारी उदयपुर में। फिर लास्ट में सबसे निम्नतम स्तर पर वो कौन करेगा? सस्सा करेगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और ये पूरा क्रियान्वयन है वो मानकों का निर्धारण और क्रियान्वयन करेगा। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, राजस्थान के संदर्भ में क्या है, और प्यारे बच्चों जब भी आप पढ़ो ना इसको, तो इसको बढ़िया तरीके से देखना, क्योंकि देखो हमें सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी पता होना चाहिए, पर विद स्पेशल रेफरेंस इन राजस्थान का हमें पता होना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण, राजस्थान की डाइट के संयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा है। पाठ्यचर्या निर्माण राजस्थान की 7 डाइट है। कितनी डाइट है हमारी? याद रखना, 7 डाइट के संयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण। पाठ्यक्रम 4 बताए ना, 4 प्रकार के बताए अपने। पहला है NCFECCE, दूसरा है स्कूल शिक्षा के लिए, फिर है NCFTE शिक्षक शिक्षा के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, और फिर NCFAE प्रौढ़ शिक्षा के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए है। ध्यान रखें 4 है। एक तो NCCE ऊपर सबसे निम्नतम प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा के लिए, फिर स्कूल शिक्षा के लिए, फिर शिक्षक शिक्षा के लिए ट्रेनिंग देनी है, उनको विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देना है, और फिर अडल्ट एजुकेशन के लिए भी इसमें विशेष कार्यक्रम बनाए गए। 4 प्रकार से पाठ्यक्रमों का निर्माण इसमें किया गया। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, इसके बाद में उपरोक्त 4 पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया जा रहा है। कितनी समितियां टोटल है? 3 समितियां। एक तो इन दोनों का देखेगी,
दूसरी है वो इसका देखेगी, तीसरे का, जो तीसरी समिति है वो हमारे चौथे का देखेगी। ठीक है, तो कुल कितनी समितियां बनाई गई है, ध्यान रखें 3 समितियों का निर्धारण इसमें किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। कितने समूह बनाए गए हैं, 6 समूह बनाए गए हैं। बीआरसी, सीआरसी व डाइट की संरचना में परिवर्तित किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यवसाय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब एक बात आपने देखी, बार बार बता रहा हूं मैं कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने जारी किया गया है। अगर छोटे कोई निर्धारण किए वो कितने साल तक है, और लंबे हैं वो 10 साल। तो 5 है तो 2025 तक, और 10 है तो 2030 तक। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, 2030 तक, ये देखो 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी। 2030 तक हमारा लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब ये सार्थक क्या है। सार्थक देखना, सार्थक जिसकी हम बात करें ना, सार्थक कार्यक्रम है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। एक विशेष प्रकार का हमारा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जो भारत सरकार है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी योजनाएं बनाई गई है उनको क्रियान्वित करने के लिए जो प्लानिंग्स बनाई जा रही है, लागू की जा रही है, उनको क्या कहते हैं, सार्थक। एक बार फिर दोबारा, जो भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, उच्च शिक्षा में एमफिल को तो समाप्ति कर दिया गया है। एमफिल को तो समाप्त कर दिया, पहले एमफिल एक डिग्री होता था ना, अब एमफिल को समाप्त कर, इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी मास्टर, एमफिल भी मास्टर डिग्री थी, प्री मास्टर डिग्रियां, इसको समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिए। अब बहुत सारे नाम आए थे, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसका निर्माण किया गया। एबीसी की स्थापना करना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है ना, विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए। फिर स्नातक शिक्षा यूजी, देखिए 1 वर्ष में क्या मिलेगा, 2 वर्ष में क्या मिलेगा, और 3 वर्ष में क्या मिलेगी। किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र अगर इस समय चाहिए, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो ना, तो 1 साल से कम नहीं हो। पहले होता ना 6 महीने का हो जाता था, अब नहीं होगा। 1 साल से कम कोई डिप्लोमा नहीं होगा। और उसमें क्या मिलेगा, अगर आपको डिप्लोमा किसी प्रकार का करते हो, प्रोफेशनल करते हो, वो कितने साल का होगा, और डिग्री कितने साल की होगी, 3 साल की होगी। ये निर्धारित किया गया। ध्यान रखें, स्नातक स्तर की शिक्षा में वो परिवर्तन किया जाएगा। ये अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित बातें थी। फिर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये विभिन्न कार्यक्रम है जो सरकार चलाती है। कंप्यूटर के डिप्लोमा होते थे 6 महीना के, हो जाते थे ना, विप्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। अब ऐसा कोई मान्य नहीं होगा। कम से कम कितने साल का होगा, 1 साल का होगा। डिप्लोमा किसी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्सेज को डिप्लोमा बोलते हैं, वो कितने साल का होगा, 2 साल। बीएड कितने साल की कर दी गई, इसी आधार पर की गई है। और कोई भी डिग्री होगा ना, वो कितने साल का होगा, 3 साल का। दोनों टॉपिक्स के नोट्स आपको कल मिल जाएंगे, आते ही प्रिंट ही होने हैं, क्योंकि नोट्स मेरे सारे तैयार किए हुए हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टेलीग्राम पे, अच्छा ये डाला हुआ है मेरा, ये डाला हुआ है, इसके नोट्स निकालने। और जो बाल कल्याणकारी योजनाएं आज मैंने तैयार की थी, सारी जो तैयार की है, उसकी पीडीएफ डाल देना टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खूब सारे, है ना, बहुत बढ़िया। देखिए वही बात है कि एक व्यक्ति प्रयास करे और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए ना, तो उसको ये लगता है बिल्ला भी मैंने काम किया तो मुझे उसकी मेहनत मिली है। आपने यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन मेरा ये सभी से है कि 3 से 4% मिलने हैं आपको। दिस इज़ ए बिग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 3 से 4% बहुत होते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो 3 से 4% आपको मिलने हैं यहाँ से। ठीक है, और मुश्किल से 4-5 पेज तो ये है, 4 है शायद, और वो शायद 5-6 पेज वो है। तो कहने का मतलब 7-8 पेज का मैटर है, लेकिन कोशिश की है मैंने आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। इसको एग्ज़ाम अपना पढ़ा है, अभी आज कितनी तारीख होगी, 9 होगी क्या, तो 10 लगभग 14-15 दिन पड़े हैं ना, 14-15 दिन पड़े हैं। तो इसको कोशिश करना 2-3 बार पढ़ने की। 2-3 बार पढ़ लोगे ना, तो यहाँ से प्रश्न किसी कीमत में गलत नहीं होगा। ठीक है, एक कोशिश और होगी मेरी नेक्स्ट संडे को आपके एग्ज़ाम से पहले, कि मैं MCQs डाल दूँ इनके,
MCQ समझ गए आप? MCQ और डाल दूँ आपके लिए, ठीक है? देखो अभी इतना टाइम तो होगा नहीं भी यहाँ पर MCQ करवाएं, तो मैं क्वेश्चंस डाल दूँगा आपको इनके, तो उससे आप उनको पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रारूप रहेगा, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है? ओके, नाउ एंजॉय योर संडे। इतनी देर तो हमारा है, संडे और मंडे एक जैसा ही होता है हमारा। तो ये बच्चियाँ मेरे पास इधर पीजी में रही है, इन्होंने शायद ही मेरे को कभी छुट्टी को यहाँ खड़े बैठे देखा होगा। हमारे तो दिन और रात संडे और मंडे है। लेकिन प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा लगा कि मैंने प्रयास किया, और आपने इतना देखो, ऑनलाइन में भी खूब बच्चे बैठे हैं, बहुत ही बैठे हैं, इतने मुझे उम्मीद नहीं थी। 276, बहुत बढ़िया है ना, तो इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन अच्छा है, आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हो, थोड़ा ये लगता है अभी मैंने मेहनत किया तो मुझे मेरे बच्चों ने उसका दिया है हौसला। अच्छा करो, आगे बढ़ो और मेंस के लिए जुट जाओ। मेंस के लिए लास्ट एक लाइन में आपको बात कर दूंगा, रुकना नहीं है, थकना। हाँ, आप इतने जने बैठे, आप में से मैं ये उम्मीद थोड़ी कर सकता हूँ भी प्री क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्री का एग्ज़ाम कब है और कितने दिन की छुट्टी लोगे? फिर आप अगला साल लगाना? नहीं, फिर जाएंगे 2 या 3। देखो मुझे पता है करना तो आपने वही है, अभी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे सब, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास। 2-3 दिन रेस्ट करना, मैं ऐसा मैं बिल्कुल आपको वो नहीं करूँगा, 2-3 दिन रेस्ट करना, ज़्यादा नहीं। और प्यारे बच्चों, कमाल करते हो, उसके बाद आनंद बहुत है। आपके नियर एंड डियर जो गवर्नमेंट जॉब लगे हैं उनको देखो फिर तो है। मार्च 1-2 मार्च को शुरू हो जाना, बीच में होली आएगी। होली कब है ना? होली कब है? 14 मार्च को है क्या? आप पढ़तानी एक आपने तैयारी है पूरी, शास्त्री जी। होली कब है? किसने कहा था ये? गब्बर ने। तो कंचन तैला कमाल का, वही एक बैक क्वेश्चंस बताना था। होली कब है किसने कहा था? तो गब्बर ने कहा था। तो अब गब्बर मान लो, चाहे कोई बात नहीं है मुझे, लेकिन शुरू हो जाना पढ़ना मार्च के शुरू में, फिर होली वाली मना के, फिर घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों सबको कह देंगे बाय बाय, अब मैन के बाद मिलेंगे। जिसमें एक क्षमता वो सिलेक्ट होगा, वरना मैं तो यहाँ हूँ ही, बाद में फिर आ जाना। लेकिन मैं नहीं चाहता, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि मिठाई वाला डब्बा, आप, मैं और फिर सुंदर सी, बस देखो टारगेट देखो कितना बढ़िया दिया है। आप, मैं, मिठाई का डब्बा साथ में, और फिर अपनी सुंदर सी, बस। है क्या मंजूर? मंजूर है? बस ठीक है, ऑल द बेस्ट।